हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट 4 के बारे में। तो हमारी यूनिट का नाम रहेगा यहाँ पर ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो हमारी पूरी वीडियो है ये हमारी वन वीडियो रहेगी, मतलब आज इस एक ही वीडियो में जो है आपकी पूरी यूनिट कवर होने वाली है। तो है ना बड़ी धमाकेदार बात। बाकी बात करें यहाँ पर तो देखो ऑब्वियसली बात है वीडियो लेंदी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट है आपको एक ही वीडियो में मिलेगी तो लेंदी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये उससे कम टाइम में रहेगी कि देखो यहाँ पर हमारे टोटल 6 से 7 लेक्चर बनते हैं अगर हम इसको अलग अलग बनाते, और सभी की लेंथ जो है 20 मिनट तो मिनिमम रहते ही। तो यहाँ देखा जाए तो लगभग आपके 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपका एवरेज जो है 1 घंटे के अंदर आपका सारा टॉपिक जो है लगभग कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन सबके, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बनाए थे। तो यहाँ पर इनको हम मतलब रेफरेंस लेके चलेंगे, लेकिन कराएंगे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो यहाँ सबसे मेन इंपोर्टेंट हमारा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला, तो इस वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। देन इसमें हमारे जो थायराइड और एंटी थायराइड वाला पार्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, और इसमें एंटी थायराइड ज्यादा मतलब बेसिकली बात ज्यादा बार पूछा गया है। फिर इसके अंदर हमारे कई बार क्या होता है, देखो ये हमारी मेडिकेम है, और यहाँ पर क्या होता है जो हमारे ड्रग्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्लासेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली हमारा ड्रग को उठा के 10 मार्क्स में दे दिया जाता है। अब अगर आपको ये पता है कि ये ड्रग किस क्लास से बिलोंग करता है तो आप लिख दोगे, वरना पूरा क्वेश्चन आपका रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो यहाँ पर दे दिया राइट अ डिटेल्स नोट ऑन प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब मान लो किसी को अगर याद ही नहीं है कि ये हमारा एज अ एंटी थायराइड की तरह वर्क करता है, तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो ये भी आपके लिए कंपलसरी है कि आपको क्या करना है कि जो हमारा ड्रग किस कैटेगरी या किस क्लास के अंदर बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके लिए मतलब समझ सकते हो इफेक्टिव। आपको मान लो पूरा एंटी थायराइड आता है, लेकिन आपको ड्रग याद नहीं रहा कि ये हमारा उसका है प्रोपाइल थायरोसिल, और इस पे आ गया तो आप फिर इसके बारे में कैसे लिखोगे अगर आपको याद नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी चीज है। तो ये एंटी थायराइड और इन ड्रग्स के नाम और ड्रग्स के बेस पर भी आपको सारा कुछ जो है पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये हमारे स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, और ये वाला हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाले के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, 7 मार्क्स में, कई बार जो है 10 में भी आया है। तो उन सबके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर इसको कवर करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारा बेसिक है वो समझ के। बाकी जिन लोगों ने इसको कॉलोजी में मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ है वो चाहे तो इस पार्ट को थोड़ा स्किप करके डायरेक्टली आप टॉपिक के ऊपर आ सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो देखो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वहां पर हमारे 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन सिस्टम है वो बेसिकली क्या करता है कि वो हमारी बॉडी में एंजाइम्स को रिलीज करता है, और उसको हम जो है डक्ट वाला मानते हैं। चलो इसको मैं आगे बता दूंगा। बाकी जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये बेसिकली देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ ग्लैंड्स को कंटेन करता है, मतलब किसको, हमारे कुछ ऐसे ग्लैंड्स को कंटेन करता है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। किसको करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं एक्चुअल में, तो हार्मोन्स देखा जाए तो एक तरह से केमिकल सब्सटेंस है, जैसे केमिकल्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे लैब वगैरह में, उसी तरह से हमारी बॉडी में ये केमिकल्स की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में रिलीज होकर ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करते हैं। जैसे मान लो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, हम लोग बड़े हो रहे हैं, छोटे थे, फिर हमारी बॉडी में जैसे हमने रोटी खाई, खाना खाया, तो वो खाना एनर्जी के रूप में कैसे जा रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने में हमारी ये चीज हेल्प करती है। उसके बाद जो सेक्सुअल फंक्शन होते हैं जो बॉडी वगैरह में होते हैं, तो उनमें भी ये चीज हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एंडोक्राइन सिस्टम या इसके अंदर के जो हमारे ग्लैंड्स है या इनके अंदर जो रिलीज होते हैं हार्मोन, सारे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो अब आपको क्या करना है, अभी के अभी कमेंट्स में लिख के बताना है कि व्हाट इज होम्योस्टेटिस। देखते हैं कितने लोगों को याद है, बहुत ही मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे साथ चला है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता है कमेंट्स में जाके अभी स्टडी कर लो क्या है कैसे। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करें तो ये हमारे क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो अब इसका मैं मतलब आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ। तो लेट करो कि देखो यहाँ पर हमारी ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये मान लो हमारा पूरा क्या है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर ये हमारे हैं ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। अब जैसे इसके अंदर रिलीज होगा वो हमारे इस ब्लड के थ्रू क्या होगा, मतलब फ्लो करेगा, इधर उधर जहां भी जाना होगा इस ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा हमारी पूरी बॉडी में। अब जैसे मान लो जहां भी इसकी जरूरत है, तो जहां जरूरत होती है उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इसको लगना है तो ऐसे फ्लो करेगा, और जहां भी इसको जरूरत होगी वहां पे क्या करेगा, वो टारगेट सेल के पास इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर, वहां जाके चिपकेगा और वहां जाके क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा। तो इस तरह बेसिकली हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी
बॉडी के अंदर काम करते हैं और ये हार्मोन्स हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। तो ये बेसिकली पूरा फंडा था हमारा हार्मोन्स वाला और एंडोक्राइन वाला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। पहली बात कि इनको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नाम से भी जानते हैं। सिग्नलिंग मतलब क्या है कि ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे, मान लो यहाँ पर जरूरत है तो यहाँ से हमारे रिलीज होंगे, जाके यहाँ जैसे ही बाइंड करेंगे ये इसको सिग्नल देंगे और ये क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरह से हो गए हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये हमारे एक तो सबसे ज्यादा मतलब लो कंसंट्रेशन में काम करते हैं। जैसे हमें बाकी चीजों की हाई अमाउंट चाहिए, ये हमें मिनिमम अमाउंट में मिल जाएंगे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या करते हैं, ये टारगेट सेल पे जाके अपना इफेक्ट देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे आपने लोकल हार्मोन के बारे में सुना था ना, ऑटोकॉइड्स वगैरह, तो वो क्या हो रहे थे कि वहीं पर रिलीज हो रहे थे, वहीं पर अपना काम शो कर रहे थे। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे नहीं थे। ये क्या है, ये टारगेट सेल पे जाके बाइंड करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक और जहाँ भी टारगेट सेल है वहां जाके अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका एक फंक्शन होता है कि जैसे ही अपना असर दिखाते हैं और फंक्शन करेंगे उसके बाद ये क्या हो जाता है, ओवर में क्या हो जाता है, अपने डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने आप को, इनका काम खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो केमिकल नेचर में तो ये बेसिकली पेप्टाइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, अमीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमको बेसिकली बात करनी है किनकी करनी है, स्टेरॉइड के बारे में, क्योंकि यही हमारा मेनली क्या है यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारी थी बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम की बात। बाकी हमारे कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो ये सब बेसिकली हम जो अपनी कॉलोजी के अंदर डिटेल्स में पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा आप जाके वहां देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर मूव करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक है सेक्स हार्मोन। तो इसके बारे में हमको डिटेल्स में सारी की सारी, सॉरी यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक ये स्टेरॉइड्स वाला है। तो यहाँ हम स्टेरॉइड्स के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझते हैं। तो देखो स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये हमारी जो बॉडी है, जैसे ये प्लांट्स के अंदर भी रिलीज होते हैं, यहाँ हमको बेसिकली बात करनी है ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि इनके अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से यानी कि कुदरती तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब क्या होगा, इनके पास हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब ये आखिर रिलीज क्यों हो रहे हैं, तो इनका हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन होता है। कैसा कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ मतलब ग्रोथ डेवलप करते हैं और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल अभी समझ लो कि जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं ये हमारे सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए जो स्टेरॉइड्स हैं वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब स्टेरॉइड की एक खासियत होती है, अगर आपको कभी पहचानना है कि वो स्टेरॉइड्स है कि नहीं, तो उनका सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि उनके पास प्रेजेंट होती है उनकी स्टेरॉयडल रिंग। तो इसको स्टेरॉयडल रिंग भी बोलते हैं और यहाँ पर इसको स्टेरॉयडल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली फंडा होता है। अब इसको आपको याद कैसे करना है, ये सबसे बड़ी मेन बात है। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो ये हमारा बना किससे, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक तरफ देखा जाए तो ये हमारा एक साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इससे भी पहले ये हमारा किससे बना होता है, हमारा बेंजीन से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा होता है बेंजीन। और अगर बेंजीन को हम ऐसे एक और जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, ये नेप्थलीन बन जाता है। और अगर यहाँ पर हम इसको एक और जोड़ दें इस तरह से तो ये हमारा क्या बन जाता है, एंथ्रासीन। और अगर हम इसको इसकी जगह कहाँ जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, ये फिनांथ्रीन। अगर आपको याद हो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा था, तो ये हमारा क्या एक फिनांथ्रीन है। तो बस हमको यहाँ पर एज अ प्रीकर्सर, मतलब हम यहाँ सिंथेसिस कर रहे हैं अपने इसकी स्टेरॉइड्स की, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर फिनांथ्रीन लिया, जो हमारा कुछ इस तरह का देखने में होता है। ठीक है, ये पार्ट मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करूंगा, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फिनांथ्रीन। अब ये फिनांथ्रीन की हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हैं। अब देखो आपको एक चीज अगर सिंपली याद हो तो मान लो यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड हट जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड कब लगाते हैं, जब हमारी कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट नहीं होती, इसको मैं बाद में डिटेल्स में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन ऐड होते हैं, डबल बॉन्ड हट जाता है। तो जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं भर भर के, तो इसके जितने भी हमारे बॉन्ड्स हैं इन सबको हम हटा देते हैं और ये हमारा सिंपल बन जाता है इस तरह का। अब देखो ये हमारा था फिनांथ्रीन। अब इसमें क्या हो गया, सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हमारे ऐड हो गए, डबल बॉन्ड हट गए, तो हमारा क्या कहलाएगा, पर हाइड्रो। और बाकी हमारा लास्ट नाम क्या है, फिनांथ्रीन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। अब इसमें हम एडिशन कराते हैं साइक्लोपेंटेन की। अब साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, मतलब 5 हमारे कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक भी रिंग नहीं, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटेन। अब इन दोनों की जब एडिशन कराते हैं, ये वाला हमारा क्या होगा, यहाँ से जाके इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। और इन दोनों का नाम भी हमारा ऐसे ही बनेगा, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। तो इसका नाम भी कुछ अलग नहीं है, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। तो इस तरह हमारे ये पूरा बन जाता है साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। नाम आपको कैसे याद रखना है, फिनांथ्रीन हुआ, फिर पर हाइड्रोफिनांथ्रीन हुआ, फिर इधर साइक्लोपेंटेन। तो इन सबको जोड़ दो, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, ये हमारा बन गया। और इसी को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल रिंग बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं स्टेरॉयडल रिंग या स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। तो ये हमारा बेसिकली जो भी हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है।
तो ये था बेसिकली हमारा स्टेरॉइड्स का फंडा। अब यहाँ पर हम समझते, देखो हमारे यहाँ पर बेसिकली 3 टॉपिक है, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। तो जब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो देखो यहाँ पर आपको पहले करनी है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो आपको पहले ना रिंग का नाम देना है, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, आप यहाँ पर रिंग का नाम दो, स्टार्टिंग से A B C D, इस तरह चलाना, मतलब कुछ भी वो निपटना नहीं है। फिर आपको ए से पकड़नी है। तो ए से क्या करना है, आपको यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ए का डॉट, यहाँ से आपको क्या करनी है, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1। फिर आपको बस इसके ऐसे चला देना है 1 2 3 4 5 6 7, देखते जाना, आपको याद रहेगा कैसे नंबरिंग करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जरूरी बहुत है, क्योंकि यही आपके आगे आने वाले जितने भी ड्रग्स है सब में यही काम आएगी। तो यहाँ पे आपके 8, उसके बाद आपको यहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ पे वापस आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 10। तो जब आपका ये बन जाए उसके बाद आपको इस वाली रिंग पे जाना है। तो इस वाली रिंग पे यहाँ पे जगह बची है, तो 10 के बाद आपको करना है इधर 11, फिर आपको जाना है यहाँ पर 12, फिर आपको जाना है इधर 13, फिर नीचे आ जाओ 14 15 और फिर यहाँ 16 और 17। अब आपको ये मतलब पैटर्न आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप ऐसे करो मूव, ये कर गए मूव, देखो यहाँ से ऐसे गए और ये हमारा क्या हुआ, इस तरह मूव हो गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे थोड़ा लचा और इस तरह मूव हो गया। तो ये आपका पहला हो गया इस तरह से। फिर आपको यहाँ से इस तरह मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर इस तरह मूव करना है। तो अगर आप इसको याद कर पाओ कि पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, तो शायद आप इस लय को याद कर पाओ कि पहले ए से बी में गए, ठीक है, इस तरह से गए, फिर बी से हम क्या गए, सी में गए, इस तरह से गए, और सी से डी में गए। तो ये चीज़ आप यहाँ याद कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करके आपका सारा हो जाएगा। तो ये थी बेसिकली हमारे स्टेरॉयडल रिंग। अब नोमेनक्लेचर में बात करें तो यहाँ पर टोटल हमारे जो थे 17 कंपाउंड्स होते हैं, 17 कार्बन, जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। 17 तक हमने मतलब इसकी गिनती कर ली, और इसकी जो नंबरिंग है वो हम ए से स्टार्ट करते हैं, आप समझ गए। अब यहाँ देखा जाए तो हमारी स्टार्टिंग की 3 रिंग है वो हमारी साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है, और जो लास्ट की डी रिंग है वो हमारी क्या है, साइक्लोपेंटेन वाली। ये तो आपको यहाँ दिख ही रही होगी, ये 3 हमारी क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारी साइक्लोपेंटेन है, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रही है। टोटल हमारे 17 कार्बन है, तो ये सब हमारे नोमेनक्लेचर में आ जाता है। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, तो वो सब मैंने आपको जोड़कर अभी बता दिया कैसे हमारा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफेनाथ्रीन बनेगा, ठीक है। अब इसका फंडा समझो क्या। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने थे, 17 कार्बन थे। तो जो हमारा 17 कार्बन वाला ये पूरा कंपाउंड होगा, इसका नाम होता है गोनेन। क्या होता है, गोनेन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमारा यहाँ पर आता है सेकंड वाला कंपाउंड। तो देखो यहाँ से 17 थी, अब अगर हम इसमें एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर सारी कहानी खत्म हो जाती है, 17 तक हमारी खत्म हुई, उसका 1 नंबर यहाँ बढ़ाते हैं। तो पहला जो हमारा कार्बन अगर इसमें और ऐड करते हैं एडिशनल कोई CH3 वगैरह, तो हमारा इस वाली पोजीशन पे ऐड होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो 17 तक हुआ खत्म, उसके बाद 1 नंबर यहाँ बढ़े, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा CH3 ऐड होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 18 वाला, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रेन। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर हमको एक और एडिशन करनी होगी तो हम कहाँ करेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये वाली जगह, इस वाली जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखो ये 18 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 वाला कार्बन। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ CH3 की। आप यहाँ हाइड्रोजन मत जोड़ना, ये जो पोजीशन है यहाँ पर हमारी CH3 जुड़ा है, यानी कि मिथाइल रिंग जुड़ रही है। तो इधर जोड़ेंगे पहले, फिर हम जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर, और इसको हम देंगे 19वां नंबर। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे हो रही है, और इसी तरह से आप याद करेंगे। एक दो बार बना के देखो, मैंने नोट्स बनाए अभी आज ही बनाए हैं, तो जब तक मैंने ये पूरे बनाए मुझे अच्छे से याद हो गया, क्योंकि इतनी बार मुझे बनाना पड़ा। तो आप भी ट्राई कीजिए इसको बना के, और आपको 100% है कि जब तक आप ये पूरे नोट्स लिखेंगे अपने हाथों से कॉपी में, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। और अगर हम एक दिन में मतलब बना सकते हैं पूरे 4, तो आप भी एक दिन में सबको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, 20 वाला हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 21 होगा। देखो 17 है, 18 है, 19 है, फिर हमारा 20 को क्रॉस करके आए 21 है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा बाकी सेम है, बस यहाँ पर 18 इधर जोड़ दिया हमने, 19 इधर जोड़ दिया। अब जो 20 वाला होगा, देखो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो 19 हो गया, फिर 20 और 21। तो ये दोनों हमारे साथ में जुड़ते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रेग्नेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कार्बन 21 इसको बोलते हैं प्रेग्नेन बोलते हैं। और मोस्टली जो भी हमारे यहाँ पर सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो बेसिकली इसी से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाली कहानी प्रेग्नेंट की समझ आ गई होगी। देखो 18-19 तक हमारा सेम था जो पहले था, बस हमने यहाँ पर एक इस तरह का डंडा निकाल दिया, 20 और 21 ये हमारे हो गए प्रेग्नेंट। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं कोलेन वाले आते हैं यहाँ पर। तो देखो कोलेन में जो हमारा सेम था, आपने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इधर जोड़ देना है आपको अल्टरनेट, और इसके बाद आपको ये वाली चीज यहाँ पर जोड़ देनी है। तो जब आप ये जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, फिर ये 21, फिर 22, 23, 24, और ये हमारा होता है कार्बन 24 वाला कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेन बोलते हैं। फिर हमारे यहाँ पर आता है कार्बन 27 वाला। तो देखो यहाँ तक हमारा सेम था,
यहाँ तक आपने बना दिया था 24 तक, फिर आपको क्या ना यहाँ पर ये वाली चीज हमारी जोड़ देनी है, और जब आप ये जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 ये था, 25, 26, 27, और ये हमारा हो जाएगा कोलेक्स-10 वाला कंपाउंड। और बेसिकली देखा जाए तो इसी से हमारा कोलेस्ट्रॉल बना है, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसी को थोड़ा बहुत मतलब मेटाबोलाइज करके हमारे जो बाकी के सेक्स स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंडा होता है। अब आपके अगर नॉमेनक्लेचर आता है तो आप 2-4 बातें लिख देना कि हमारा ये C17 होता है, 18, 19, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा वो बता देना, और इन सबको बता देना। और अगर स्ट्रक्चर बना पाओ तो बना देना, बहुत ही ईजी है। अगर आप बना के देखोगे रिलेट करके बड़े आराम से इन सबके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और होती है जो मैंने अभी शो नहीं की थी, आपको नोमेनक्लेचर में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन भी तो ऐड है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ऐड है, तो हमारे हाइड्रोजन कुछ इस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे हाइड्रोजन इस तरह ऐड होते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था CH3 लगेगा, तो वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारे यहाँ पर CH3 लगेगा, इसको रिप्लेस करके हमारा CH3 लगता है। तो ये बेसिकली फंडा होता है। अब यहाँ पर ये हमारी होती है स्टीरियो केमिस्ट्री एक तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी ये थोड़ी सी सॉलिड लाइन है और ये हमारी डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी पोजीशन होती है 5 वाली। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर हमारी डॉट लाइन लगी है डॉट वाली शॉर्ट में, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कन्फिगुरेशन वाली। और अगर यहाँ पर लगी होती है हमारी सॉलिड लाइन, तो इसको हम बोलते हैं बीटा कन्फिगुरेशन वाली। तो यहाँ पर इसका नाम भी कुछ इस तरह का बनता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट लाइन है तो यहाँ बनेगा 5 अल्फा गोनेन। गोनेन है हमारा क्योंकि ये केवल क्या हमारा 17 कार्बन वाला है। और यहाँ पे क्या बनेगा 5 बीटा गोनेन, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा 17 कार्बन है और ये 5 पोजीशन पे। अगर नोमेनक्लेचर कर दो याद हो 1 2 3 4 और ये 5 पोजीशन है। 5 पर हमारा क्या लगा है यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन डॉट फॉर्म में तो ये हो जाएगा 5 अल्फा, और यहाँ पर क्या लगा सॉलिड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 5 बीटा। तो इतना याद रखो, सॉलिड लाइन बीटा और डॉट लाइन हमारी क्या होगी अल्फा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फंडा हमारा होता है। बाकी यहाँ पर एक फंडा और होता है जो हमने यहाँ यूज मतलब ज्यादा नहीं किया। यहाँ पर हमारा जब जैसे ये डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उसकी जगह हम यहाँ पर डेल्टा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर C1 C2 C3 मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो मान लो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाए, तो यहाँ पर हम डेल्टा कैसे लिखेंगे, हम डेल्टा लगा देंगे, जो इसके पहले वाला है ये सेकंड, उसको हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा कहलाएगा। तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं, ज्यादा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया नोमेनक्लेचर में आप ये सब चीजें लिख के आ जाना। ठीक है, अब समझते हैं हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में एक तरह से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कि आखिर ये है कैसा और क्या सारी है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा ना, सिस ट्रांस, ये सब पूरा फंडा हमारा बहुत तरह का आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर टोटल हमारे 17 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हमारे 6 एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन से एसिमेट्रिक कार्बन 6 है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन। देखो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अब थोड़ी बारी आप लोगों से पूछने के लिए, आप लोग का टेस्ट लेने के लिए। तो कमेंट करके बताओ व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन, और जब पूछे तभी आप थोड़ा सा मतलब नीचे जाके कमेंट कर दिया करो। देखते हैं आप लोगों को कितनी नॉलेज है और इससे आपका थोड़ा बहुत बढ़ेगा चीज। तो ये हमारी हो गई एसिमेट्रिक कार्बन, जिसमें हमारे टोटल 6 होते हैं, एक 5 नंबर पे यहाँ पे, और एक हमारा होता है 8, फिर 9, फिर 10, 13, 14, ये हमारे होते हैं 6 एसिमेट्रिक कार्बन। उसके बाद बात की जाए तो इन 6 एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से यहाँ पर टोटल हमारे जो है 64 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बन जाते हैं हमारे। तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आप जानते होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमारा होता है जिससे हमारी जो लाइट होती है वो पास हो जाती है और इधर जाए उधर जाए, लीवो और रोटेट, ये सब चीज आपको पहले से पता होगी, इतना आप कर लेना। बाकी ये हमारा बेसिकली 2 कन्फर्मेशन में बनता है, एक हमारा होता है चेयर, एक हमारा होता है बेड। तो आपको पता होगा हमेशा की तरह जो चेयर फॉर्म होती है वो हमारे यहाँ पर क्या होगी ज्यादा स्टेबल होगी। तो मोस्टली जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे इसी चेयर फॉर्म में बनाए जाएंगे। क्यों स्टेरॉइड्स होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है लेस एंगल स्ट्रेंथ होता है। ये सब मैंने आपको वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में बताया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो स्टेरॉइड्स हैं उनका इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आपके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को बना के आता है ना, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पर एक जो हमारा ये बोर्ड फॉर्म है यही है, तो ए साइक्लोहेक्सेन का होता है, सिंपल सा फंडा है। अब हमारी जो एस्टेरॉइड्स थी उसमें क्या होती है, यहाँ पर 3 हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर 2 हमारे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो देखो एक ये हमारे सीधे जुड़ गए। उसके बाद एक हमारा यहाँ पर जुड़ा होता है इस तरह से साइक्लोहेक्सेन, तो देखो एक हमारा सीधा जुड़ गया। तो ये सेम हमारे साइक्लोहेक्सेन है और ये बस कोनों पे क्या लगा है, एक नीचे H और ऊपर क्या लगा है CH3, तो वही हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बारी आती है यहाँ पर इस वाले की, तो ये हमारा साइक्लोपेंटेन था हाफ वाला, तो यहाँ पर इसी तरह की हमारी क्या है हाफ चेयर एक तरह से बनी हुई है। तो ये बेसिकली सिंपल सा फंडा, अगर आप याद करते हो बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया स्टेरॉइड्स वाला पूरा फंडा हो गया। अब यहाँ पर इसको हम ये भी यहाँ भी जोड़ सकते हैं वही वाला कि अगर हमारे यहाँ पर सॉलिड लाइन है तो हमारा बीटा होगा और डॉटेड लाइन है तो क्या होगा हमारा अल्फा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक चीज और आती है, वो हमारी आती है एवी ट्रांस और एबी सिस। अब इसको आपको कैसे समझना है, तो देखो अगर 5 अल्फा है तो वो हमारा होगा एवी ट्रांस और 5 बीटा है तो हमारा होगा एवी सिस। अब ये समझो कैसे सारी कहानी। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये 5 पोजीशन पे हमारा क्या डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन का मतलब क्या है अल्फा, और अगर अल्फा है तो हमारा क्या है एवी ट्रांस है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एवी
ट्रांस हो जाएगा। सिस और ट्रांस वाली बात हो रही है, यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और यहाँ पर जो ए और बी हमारी रिंग है, देखो ये हमारी ए बी रिंग है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हमारी जो ए बी रिंग है तो ये हमारी ट्रांस हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अल्फा यानी कि ये क्या है, डॉटेड लाइन है। और यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी सिस हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ बेसिकली इसकी बातें थी। तो आई होप आप लोग ये सिस और ट्रांस वाला फंडा छोटा सा समझ गए होंगे। बाकी इसमें एक चीज और होती है कि मान लो अगर हमारा ये डिसाइड नहीं है कि हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर डॉट लाइन होगी कि हमारे यहाँ पर सॉलिड लाइन होगी, तो उस केस में यहाँ पे इस तरह का हम एक स्ट्रेंजा खींच देते हैं और ये एच लगा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी फ्यूजन का या तो सिस हो सकता है या सिस, तो सिस या ट्रांस दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह की वेविंग लाइन हम खींच देते हैं और यही हमारा डिनोट करता है दोनों के एक तरह से फ्यूजन को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फंडा था। आई होप आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का सिंपल फंडा समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारी मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारा जो इसका होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन। तो बेसिकली हमारा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोक्रोम होता है P450 उसी एंजाइम के थ्रू हो जाता है। बाकी इसके थ्रू क्या होता है, एक मैं चार्ट यहाँ पर जोड़ दूंगा नोट्स में, जिसमें आपको पता लगेगा कि इसके द्वारा हमारा क्या क्या बनता है। ठीक है, तो ये मैं चार्ट आपको नोट्स में यहाँ पे साथ में जोड़ दूंगा। तो ये बेसिकली था हमारा पूरा का पूरा स्टेरॉइड्स वाला फंडा। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है आज का, सेक्स हार्मोन्स। तो इसके ऊपर बेसिकली शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, कई बार जो है लॉन्ग में भी पूछा गया है। तो हम यहाँ जो है इसको डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो पहली बात, ये हमारे वो हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और वहीं पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम जो है ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी बात की जाए तो इनका मेन फंक्शन या मेन काम क्या होता है कि ये सेक्सुअल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ होना या जो मतलब डेवलप वगैरह होते हैं बॉडी में, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या सेकेंडरी जो मतलब लड़कों और लड़कियों को अलग करते हैं। जैसे मान लो लड़कों की आवाज थोड़ी भारी हो जाना और गर्ल्स वगैरह में ब्रेस्ट वगैरह का बड़ा हो जाना या प्यूबिक क्षेत्र में हेयर वगैरह आना, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअल में। बाकी ये रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब आपको पता है ओव्यूलेशन प्रोसेस और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उन सब में ये चीज हमारी जो है हेल्प करती है। तो देखा जाए तो सेक्स हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, हमारी पीढ़ी ही आगे इससे बढ़ती है। बाकी बात करें हम इसके टाइप्स के ऊपर, तो बेसिकली ये हमारे दो ही तरह के हमको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं मेल वाले, एक होते हैं फीमेल्स वाले। तो डिफाइन आप बड़े आराम से कर सकते हो। मेल हार्मोन्स हमारे वो हार्मोन्स होंगे जो मेल के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, देखो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये मेल हमारे होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, मेल्स के अंदर रिलीज होंगे। किसके द्वारा, जो उनका सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसके द्वारा। बाकी बात करें तो ये उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ा फंडा कि ये उनके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। तो मेल का मेन फंडा क्या होता है, स्पर्म क्रिएट करना, उसी के द्वारा क्या होगी, फाइनली जाके रिप्रोडक्शन होती है। तो स्पर्म को प्रोडक्शन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें भी ये चीज हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये बेसिकली हमारा मेन वाला फंडा हो गया। इसका एग्जांपल सबसे मेन हमारा होता है एंड्रोजन। तो मतलब देखा जाए तो मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन नाम से भी डिनोट करते हैं। और इनका जो एक्चुअल में हार्मोन्स है वो हमारा कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, और यहाँ पर होगा नेंड्रालोन। तो जो हमारा ये वाला, ये हमारा नेचुरल ऑक्यूरिंग है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और जो हमारा ये वाला है ये सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है। तो ये दोनों हमारे जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, दोनों के ही बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना होगा। सेकंड हमारा यहाँ पर आता है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये हमारे वो हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर बनेंगे और वहीं से रिलीज होंगे। तो फीमेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे ओवरीज हो गया या मेमोरी ग्लैंड या बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो उन सब में ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो मेनली हमारा जो होता है वो क्या होता है, ओवरीज वाला। तो वहां पर ये हार्मोन्स हमारे बनेंगे और वहां से हमारे क्या होंगे, रिलीज होंगे। बाकी इनका भी मेन फंडा क्या होगा कि ये उनकी डेवलपमेंट में जाए, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए जैसे वेजाइना हो गया या इनकी फैलोपियन ट्यूब या ओव्यूलेशन होगी, तो ये सब प्रोसेस में हमारी क्या होते हैं, ये वाले हार्मोन्स हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर ओव्यूलेशन में, तो ओव्यूलेशन आप जानते हैं कि जब तक ओवम रिलीज नहीं होगा फीमेल्स में, तब तक वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो उसमें ये चीज हमारी हेल्प करती है। तो देखा जाए यहाँ पर पूरी ही चीज आ रही है कि एक तो सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, बाकी रिप्रोडक्शन के लिए ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों का ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके जो मेन फंडे हमारे होते हैं, तो दो यहाँ पर हमें हार्मोन देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है ईस्ट्रोजन वाला, एक हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इन्हीं दोनों को मतलब यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर तीन हमारे जो है, देखो ईस्ट्रोल, ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रियोन, ये तीनों हमारे इसी ईस्ट्रोजन के पार्ट हैं। और बाकी जो प्रोजेस्टेरोन है ये हमारा किसका है, इस प्रोजेस्टेरोन का पार्ट है। और बाकी जो हमारे यहाँ पर दिख रहा होगा डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, तो ये हमारा एक नॉन स्टेरॉयडल वाला हार्मोन है, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा अलग है। बाकी सब हमारे में स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन ये जो है ये इकलौता ऐसा है जो हमारा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है। मतलब इसके अंदर हमारी स्टेरॉयडल की रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमारे टोटल जो है यहाँ पर 5 to 7 हमें हार्मोन्स या ड्रग्स हैं जो हमें इसके अंदर
पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, इसका रेगुलेशन ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा आपके आगे जो टॉपिक्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाले या ये सारे आपके क्लियर होंगे। तो देखो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पर हमें ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है दो तरह से एक तरह भाग होता है, एक हमारा एंटीरियर पार्ट है और एक हमारे यहाँ पर होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये सब आप मतलब कोलॉजी के हमने ये कवर किया अपनी यूनिट 5th में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। यूनिट 4th और 5th में बहुत डिटेल्स में मतलब सारा कुछ आपको क्लियरली समझाया गया, तो वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम अपना मेन फंडा समझेंगे। तो इसके द्वारा हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH और FSH। LH को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये हमारे गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स मतलब गोनेडो मतलब होता है ऑर्गन्स, हमारे सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर अप्लाई होने वाले हमारे हार्मोन्स, और ट्रोपिन्स मतलब ये हार्मोन्स को डिनोट करता है। तो इस तरह ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गोनेडोट्रोपिन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे रिलीज होते हैं। अब ये पूरा फंडा चलता कैसे है तो इसको समझो। तो देखो जब भी हमारी बॉडी में जरूरत होती है या कोई भी मान लो स्टिमुलेशन आया, जैसे आता है ना स्टिमुलेशन आया, कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन आया या कभी कोई जरूरत पड़ी, तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है यही एक्चुअल में पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सारा प्यार मोहब्बत का जो भी खेल है सारा कुछ हमारा इसी के अंदर आता है। बाकी भी जो भी काम है सारे के सारे हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इस वाले कंडीशन में रिलीज करता है GnRH। GN बोले तो गोनेडोट्रोपिन और RH बोले तो रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को ये हमारा रिलीज करेगा और ये हमारे पिट्यूटरी या एंटीरियर वाले पार्ट में जाएंगे। जैसे ये एंटीरियर वाले पार्ट में जाते हैं ये हमारे क्या करेंगे, LH और FSH इन दोनों की रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो अब समझो आप इन दोनों का काम क्या है। जैसे ही हमारे LH और FSH बढ़ जाते हैं ये हमारे क्या करेंगे, ये टेस्टिस और ओवरीज दोनों में जाके क्या करेंगे कि भाई जाओ और अपना काम करो। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने जो इनके हार्मोन्स हैं उनको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो टेस्टिस से हमारा रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से रिलीज होता है हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरीज हमारा फीमेल वाला, तो फीमेल से हमारे ये दोनों रिलीज होंगे, और ये टेस्टिस हमारा मेल वाला, तो वहां से हमारा एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हमारा रिलीज होगा। तो इस तरह हमारा पूरा फंडा चलता है। और जब इनकी जरूरत हो जाती है तब ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चालू करते हैं। मतलब जैसे इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, मतलब यूज नहीं होते, एक्सेस मात्रा में होते हैं, यहाँ से इनका नेगेटिव सिस्टम जाएगा और ये एक तो हाइपोथैलेमस को जाके वो देंगे, भाई सूचना इन्फॉर्मेशन देंगे कि बस अब हमको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको रोकना शुरू करो। तो जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये नेगेटिव वाला काम शुरू होगा और हमारे जो ये थे इनकी रिलीज क्या हो जाएगी, बाद में कम हो जाएगी। और जब इनकी रिलीज कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये इन पे काम कर आएंगे, तो हमारी ये भी रिलीज कम हो जाएगी। दूसरा ये डायरेक्टली भी हमारे एंटीरियर के पास आते हैं कि भैया आप भी इसकी रिलीज को बंद कर दो क्योंकि हमें और इसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी इसकी रिलीज को बंद करेंगे और हमारी LH और FSH इन दोनों की रिलीज कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी जो इनकी कंडीशन थी वो हमारी रुक जाएगी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअल में अपना काम देने के बाद तुरंत क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वही फंडा है कि जहां जैसे इनका काम होगा ये एक्सेस में होंगे, ये तुरंत जाएंगे नेगेटिव काम और यहाँ पे जाके बंद कर देंगे। तो ये तो बेसिकली होगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वाला। बाकी जो हमारे ये गोनाड्स हैं ये एक चीज और यहाँ रिलीज करते हैं, इनहिबिन है, यहाँ इनहिबिट नहीं है। तो इनहिबिन क्या करेगा, वो भी हमारे इनके पास जाएगा पूरे के पास, मतलब यहाँ इसके पास मेनली जाता है और यहाँ भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू क्या करेगा कि भाई अब इसकी रिलीज कम कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह बेसिकली हमारा पूरा रेगुलेशन चलता है इन पूरे के पूरे सेक्स हार्मोन्स के ऊपर। अब आपको दो बातें और जाननी है, ये हमारा जो LH है और जो FSH है इनका आखिर में काम क्या है और हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो वैसे तो ये चीज़ हम कॉलेज में पढ़ा चुके थे, लेकिन आप यहाँ सुन लो, जो FSH होता है इसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका जो मेनली फंडा क्या होता है कि ये ओवम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओवम मतलब आपको पता है एग जो ओवम बनता है ओवरीज के अंदर, वहाँ पे इसको डेवलप करने का काम करे। क्या कर रहा है, डेवलप। इन चीज़ों को याद रखना, डेवलप मतलब होता है बनाना। दूसरा क्या करेगा, ये ईस्ट्रोजन की सीक्रीशन को बढ़ाता है, यानी कि ईस्ट्रोजन यहाँ पे जो हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन था उसकी सीक्रीशन को ये बढ़ाने का काम कर रहा है। बाकी जो FSH है वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी सपोर्ट कर रहा है। तो केवल सपोर्ट करेगा मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। तो मेनली देखा जाए तो जो FSH है उसने क्या किया, उसने जो हमारे मेनली चीज थी ओवम और स्पर्म उनको बनाने का काम किया। क्या किया, बनाने का काम किया। बाकी इसने ईस्ट्रोजन की सीक्रेशन को बढ़ाया। तो ये बेसिकली तीन काम थे। ईस्ट्रोजन के काम हम जो है आगे पढ़ेंगे, क्या हमारे काम होते हैं कैसे। फिर हमारे यहाँ पर आता है LH, तो इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या होता है, मेनली कि ये करता है ओव्यूलेशन को ट्रिगर। अब ट्रिगर मतलब होता है ओव्यूलेशन हमारी क्या प्रोसेस थी, रिलीज ऑफ ओवम। इसने डेवलप किया FSH ने, इसने क्या किया, उसको रिलीज कराया। यानी कि ओवरीज के अंदर से जो रिलीज होंगे हमारे ओवम, उसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हमारा LH रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें हमारे ये हमारा प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन को भी बढ़ाता है। बाकी ये टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन को भी बढ़ाता है। मेनली हमारा FSH ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन और LH ने किया प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ये चीज आप याद रखना, कभी और जीपैट वगैरह में आ जाता है कि भाई कौन क्या रिलीज कर रहा है, किसका क्या काम है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। बाकी हमारे और भी ये फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा आप इसमें इंक्लूड करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये रेगुलेशन बेसिकली आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इनके ड्रग्स के ऊपर।
पर। तो देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर हमारे जो है 5 और 2 और 5 7 ड्रग्स हैं, लेकिन हम यहाँ बेसिकली क्लास से देखेंगे एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हमारे बेसिकली 3 बड़े बड़े यहाँ पर हार्मोन्स हैं। तो एंड्रोजन में बात करें तो एंड्रोजन के अंदर बेसिकली हमारा टेस्टोस्टेरोन आता है और उसी के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये हमारा मेनली क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है और ये नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है, यानी कि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी बात की जाए तो जो ओवरीज होते हैं, देखो ये मेनली हमारा टेस्टिस जो हमारे होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन उसके अंदर रिलीज होता है, लेकिन कम मात्रा में ओवरीज के अंदर भी बनता है। एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे हमारे ये मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो मेल और फीमेल ये दोनों में रिलीज होगा, ऐसा नहीं कि एक में रिलीज दोनों में होगा, बनेगा दोनों में, लेकिन जो मेल्स होंगे उसमें ज़्यादा मात्रा में बनेगा और जो फीमेल्स होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर अमाउंट में बनेगा। अब कई बार जो होता है इन्हीं में अगर गड़बड़ हो जाती है ना हार्मोन्स में, तभी हो जाता है कि कुछ लड़कियों में लड़कों के कैरेक्टर आ जाते हैं और कुछ लड़कों में लड़कियों के कैरेक्टर आते हैं। तो वो इसी की वजह से होती है कि हार्मोन्स में क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे मेल्स होते हैं, ये मेल्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इनका फंडा होगा जो मैंने सोचा आपको बताना बहुत जरूरी है। बाकी इनका जो मेन फंडा क्या होता है कि ये सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने का काम करते हैं। जैसे मेंस के अंदर जो फेशियल एकदम चेंज हो जाता है, बोन वगैरह बड़ी हो जाती हैं, फिर बॉडी के हेयर ग्रोथ, पूरी बॉडी के हेयर ग्रोथ चेंज होते हैं, फिर बॉयज में चेंज हो जाती हैं, फिर उनके जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब मेनली हमारे काम किसके होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के होते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारे मेनली एंड्रोजन को जो रिसेप्टर होते हैं वहां पे जाके बाइंड होंगे और अपना काम शो करेंगे। तो अब इसके अंदर जो हमारे ड्रग्स आते हैं वो हमारे 2 थे, एक हमारा था टेस्टोस्टेरोन और एक हमारा क्या था यहाँ पर नेंडेरालोन। तो टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो वही बात है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स है, और इसमें एक और चीज आती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो यहाँ शॉर्ट में आप समझो जो हमारे टेस्टोस्टेरोन या जो एंड्रोजन है उनके 2 काम होंगे, एक ये हमारे एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स देते हैं एंड्रोजेनिक, और एक हमारे ये एनाबॉलिक रिस्पॉन्स देते हैं। अब इसकी कहानी समझो, एंड्रोजेनिक का मतलब होता है कि ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो हमारी ग्रोथ हो गया या वो सब हो गया, और जो एनाबॉलिक होगा इसका मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, यानी कि बॉडी की जो बोन्स होती हैं, बोन्स को बोन को मतलब मोटा करेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, बोन्स को एकदम मजबूत बनाते हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ को बढ़ाएंगे। दूसरा जो बॉडी का मास होता है तो उस मास को भी इंक्रीज करने का हेल्प करेंगे, मसल्स वगैरह का। तो यही रीजन है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये हमारे एक तरह से सिंथेटिक वर्जन होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन का। तो ये हमारे मार्केट वगैरह में बहुत ही इलीगल तरीके बेचते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं या जो जिम वाले होते हैं वो इनका ज्यादा यूज करते हैं, जिससे क्या हो उनकी बॉडी जल्दी बने और वो खेल वगैरह जीत जाए। लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा, इसलिए इसका यूज ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी फंक्शन की बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो वही बेसिकली फंक्शन है कि ये टेस्टिस, प्रोस्टेट इन सबको क्या करेगा, डेवलप करने का काम करेगा। बाकी ये इंक्रीज करेगा मसल्स को, बोन को, वही सारे इसके फंक्शंस हो गए। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन का पूरा स्ट्रक्चर, आप तरह दिख जाएगा। और इनको आप याद रख लेना, ये जो हमारे 3 थे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनका स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 17 बीटा। अब देखो ये सारी चीज़ आपको याद करनी हो तो आप कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, इतना कुछ नहीं आता, आप स्ट्रक्चर बना लो, बहुत है आपके लिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म जो होगा इसका, ये हमारा 2 तरह से जाए। एक तो मैंने आपको बता दिया था, पहला फंडा क्या होता है कि ये हमारा डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन है, इसी को हम एंड्रोजन नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्टली एंड्रोजन के रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। और बाकी का फंडा आपको पता है क्या होगा, कैसे कि जैसे ये एंड्रोजन को बाइंड करेगा, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे एक तरह से न्यूक्लियर स्टेरॉइड रिसेप्टर कहलाते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे जाएंगे, अंदर हमारे न्यूक्लियस में मूव करेंगे ये हमारे, और वहां पे जाके जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। अब जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमारे जो सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, और जब सेल की ग्रोथ बढ़ेगी तो ओवरऑल बॉडी की भी तो ग्रोथ बनेगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो उसका जो मिनिमम पार्ट वो सेल है, और अगर सेल बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और वही फंडा आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो इसी तरह हमारा एक एक सेल बढ़ेगा और हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये फंडा इस तरह काम करता है कि हमारी पूरी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, हमारे मेनली हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को बढ़ाता है। और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, सेकंड जैसे आवाज का बढ़ जाना, बॉडी पे प्यूबिक क्षेत्र में हेयर वगैरह, ये सबको हमारे ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडा हो गया। तो ये या तो देखो 2 तरह से हमारे ये टेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा। एक तो या तो ये टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा हो जाता है मेटाबॉलिक, यानी कि डिग्रेड, और उस केस में ये हमारा बन जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो ये भी हमारा डायरेक्टली इस एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर जाके जाएगा और बाइंड करेगा, और फिर हमारा सेम एक्शन शो करेगा। तो इस तरह ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने यहाँ एक्शन शो करेंगे, ये वाला। ठीक है, बाकी अब इसका एक और मैकेनिज्म होता है क्या, कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्राडायोल में। और जिन लोगों को नहीं पता तो जो ईस्ट्राडायोल है वो हमारा एक तरह से क्या है, ईस्ट्रोजन का ही एक रूप है। तो देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन हमारा ईस्ट्रोजन को बनाने
बढ़ाने का भी काम करता है। और अगर ईस्ट्रोजन बन जाएगा तो ये अपना वाला जो इसका फंडा होता है वो यहाँ शो करेगा। तो ये जो ईस्ट्रोजन का काम है वो मैं आपको आगे शो करूंगा जब हम जो है ईस्ट्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब बेसिकली यूजेस की बात करें तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन में हेल्प करेगा। बाकी इसका देखो जो मैंने आपको बताया था ना, बोन की मास को इंक्रीज करने में, या जो हमारे सेंस ऑफ वेल बीइंग होती है, यानी कि हमको अच्छा लगे, प्लीजर फीलिंग हो, उन समय भी ये बढ़ाने का काम करता है। बाकी अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें जो मैंने आपको बताया, तो मेनली एक्ने। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो जिम वाले होते हैं जो स्टेरॉइड का मतलब एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं ज्यादा मात्रा में, उनके मुहासे वगैरह निकल आते हैं, बहुत ज्यादा दाने निकल आते हैं चेहरे वगैरह पे, और किसी को इतना साइड इफेक्ट हो जाता है कि कभी कभी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है पूरे हाथ पैरों में। तो ये सब हमारे साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड्स की वजह से, जो क्या होते हैं, जो हमारे एज अ सप्लीमेंट में यूज कर देते हैं लोग बेचने के चक्कर में कि जिम वालों की जल्दी बॉडी ग्रोथ होगी। इसलिए कहते हैं अगर जिम वगैरह करते हो तो आप एक्सटर्नल चीजें यूज ना करें, अपने घर की चीजों को खाओ। तो ये हमारा हो गया एक्ने, ये हमारी होगी स्वेलिंग, फिर हमारे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है कभी कभी मेंस के अंदर, फिर लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बिहेवियरल चेंज यानी कि बिहेवियर वगैरह अचानक बदल जाता है। तो ये मेनली क्या हो गया हमारे टेस्टोस्टेरोन के बारे में सारी बातें हो गई। अब सेकंड हमारा इसमें आता है नैंड्रोलोन। तो ये हमारा बेसिकली देखा जाए तो सिंथेटिक वर्जन है हमारा टेस्टोस्टेरोन का। तो उसका हमारा स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा सेम सारा कुछ काम है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमारा सेम रहेगा। लेकिन एक फंडा है कि ये हमारा सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है, यानी कि इसको खुद बनाया ह्यूमंस ने, थोड़ा सा और अच्छे से बनाया है। तो इससे क्या होता है कि जो एंड्रोजन के ऊपर जाके रिसेप्टर के ऊपर जाके जो बाइंड कर रहे थे ये, तो इनकी एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनको भाई अलग से बनाया थोड़ा सा डिजाइन करके कि ये हमारे इसके ऊपर क्या करें, ज्यादा जाके बाइंड करें और ज्यादा हमारी बॉडी में जाके एक्शन प्रोड्यूस करें। और अगर यूजेस की बात करें तो इसका मेनली फंडा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है क्या होता है कि हड्डियां हमारी खोखली होने लगती हैं, तो उस केस में कमजोरी भी आ जाती है, सारा कुछ हो जाता है। आपने देखो ना कुछ लोग बड़े बहुत हो जाते हैं, भारी भरकम, लेकिन उनका वजन कम होता है। तो उस केस में क्या होता है, उनकी हड्डियां थोड़ी सी ऐसी कमजोर होती हैं, उनमें एकदम भरी हुई नहीं होती हैं। तो उस केस में हम इनका यूज करते हैं। बाकी ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज कर सकते हैं। बाकी एक इसमें आता है वेस्टिंग सिंड्रोम। तो ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन बचा के रखा था, कमेंट्स में लिख के बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग सिंड्रोम, या आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टिंग सिंड्रोम जिसको कैचेक्सिया नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। बाकी ये एनीमिया वगैरह में भी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारे हो गए टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल के बारे में। अब सेकंडली हमारा आता है फीमेल्स के बारे में, जिसमें हमारा मेनली क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको ये दिख जाएगा, तो इसको भी आप जो है यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेस्टेरोन के बारे में। अब इसका जो मैकेनिज्म की बात करें तो देखो प्रोजेस्टेरोन हमारा ऐसा है जो मतलब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ही रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है। ये इसका बेसिकली फंडा हो गया, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों के ऊपर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाकी इसका अगर मेन देखा जाए तो ये हमारा एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, देखो ये जो इसके फंक्शन है ना, ये जब मैं आपको वो बताऊंगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। नोट्स में आपके लिखा हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यूजेस की बात करें तो ये हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की पिल की तरह क्या होता है, यूज होता है, ये आपको पता है। अब हमारा आता है यहाँ पर ईस्ट्रोजन के बारे में। तो ईस्ट्रोजन भी हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इनका मेनली फंडा देखा जाए तो ये हमारे 3 तरह से मिलेगा, ईस्ट्रॉन, ईस्ट्राडायोल या फिर ईस्ट्रियोल। तो इसको E1, E2 या E3 बोलते हैं। और इसमें जो ईस्ट्राडायोल वाला है ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि पोटेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो तीनों है, लेकिन ये पोटेंट यानी कि ताकतवर है इन तीनों में सबसे ज्यादा। अब इनकी एक और खासियत है कि इनको अदर नाम अगर बोले तो जैसे मान लो ये हमारा है जो ईस्ट्रियोल है, तो ईस्ट्रियोल को हम यहाँ पर ओ लगा के भी लिखते हैं। तो ओ वैसे साइलेंट होला है, कई जगह लिखा मिल जाएगा, कई जगह लिखा नहीं मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो गया, आपको यहाँ दिख जाएगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो जो हमारा ईस्ट्रियोल होता है, देखो सेम जो हमारे तीनों है ना, तीनों का मैकेनिज्म हमारा सेम होने वाला है। तो बस आप एक का समझ लो, बाकी दोनों का आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो जो हमारा ईस्ट्रियोल होता है, इसका क्या होता है, ये हमारे जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है ER अल्फा, एक होता है ER बीटा, यानी कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। तो दोनों के ऊपर जाके हमारे क्या होते हैं, बाइंड हो सकते हैं। अब ये भी हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा एंड्रोजन वाला था उसी तरह हमारे न्यूक्लियर स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। जब इन पे जाके ये बाइंड करेगा, ये इनको एक्टिवेट करेगा। जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस में जाएंगे। न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या करते हैं, ये वहां पर जीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक चीज से हमारी क्या होगी, दूसरी चीज बनने लगती है, इससे ये बनेगा। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो सेल्स वगैरह है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीन बढ़ेंगे, हमारे न्यूक्लियस वगैरह डेवलप होंगे, न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे, तो हमारा ओवरऑल सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और अगर सेल बढ़ेगा तो भाई ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी भी बढ़ने लगेगी। तो यही मेनली फंडा होता है। बाकी ये हमारे जो देखो, ये तो हमारा फंडा समझ गया, लेकिन ये मेनली काम कहाँ करते हैं, तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है एक्चुअल में, जो उनका पूरा वेजाइना या फैलोपियन ट्यूब
जो पूरा फंडा होता है उस पूरे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, बाकी ओव्यूलेशन वगैरह में भी ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह बेसिकली हमारा जो है पूरा इसका फंडा होता है, मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी बात करें तो बस एक ही फर्क है इसमें कि ये हमारा लेस पोटेंट होता है, फार लेस पोटेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, लेस पोटेंट होता है किसके द्वारा, ईस्ट्राडायोल। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि ईस्ट्राडायोल हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, पोटेंट होता है। तो इसको हम जो है वीक ईस्ट्रोजन नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। बाकी यूजेस की बात करें तो एक यहाँ पर होती है मेनोपॉजल सिम्टम, तो उसके थेरेपी में ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। और जो तीनों के तीनों हैं ये बेसिकली हमारे इसी वाले सिम्टम या इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। अब मेनोपॉजल सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जो फीमेल्स के जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल्स वाले जो अलग होते हैं, उसमें कोई ना कोई बदलाव हो जाता है। जैसे मान लो कभी आवाज़ बदल गई, जैसे किसी लड़की कभी आवाज़ कोई लड़कों जैसी हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या मान लो उनकी जो वैजाइना वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई, या उनके जो भी सेक्सुअल से रिलेटेड सारी डिसीज है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो मतलब नॉर्मल हो जाएगा, फीमेल से नॉर्मल जो होता है ना उससे थोड़ा सा अलग हटकर हो जाएगा। तो उसी को हम मेनली क्या बोलेंगे, मेनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं। तो उन्हीं सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम जो है उन्हीं के हार्मोन्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर फंडा हो गया, ठीक है। बाकी सेकंड हमारा आता है ईस्ट्राडायोल, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। बाकी की जो चीज़ें हैं हमारी दोनों मैकेनिज्म और यूजेस वो हमारे सेम रहेंगे, बस एक ही फर्क है कि जो हमारे ये ईस्ट्राडायोल है ये हमारा ज़्यादा पोटेंट होता है बाकी दोनों के मुकाबले। और ज़्यादा पोटेंट होने की वजह से क्या होता है कि ये अपना असर ज़्यादा दिखाएगा और ये अपना इफेक्टिव मतलब ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी। तो ये बेसिकली फंडा हो गया। बाकी सेम फंडा क्या है कि ये मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने में काम करेगा, जैसे मान लो हॉट फ्लशेस हो गई या फिर वेजाइनल में कोई चेंज वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को। बाकी ये हमारा ऑस्टियोपोरोसिस में भी हेल्प करेगा, यानी कि बोन्स में जो मैंने आपको पहले बताया उस चीज़ों में। और ये बोन्स में जो चेंज हुआ है, जब बोन की जो लॉस हुआ है वो हमारा मेनोपॉजल सिम्टम्स के अंदर भी आता है, तो उनमें भी ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। बाकी किसी वुमेन्स के अंदर अगर ईस्ट्रोजन की कमी हो गई है तो उस भी केस में हम क्या करते हैं, इन ड्रग्स वगैरह को वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेनली काम हो गया। थर्ड हमारा ईस्ट्रियन हो गया, जिसको हम ईस्ट्रॉन नाम से भी जानते हैं, जो मैंने बताया। तो ये भी हमारा सेम जो पहला वाला था उसकी तरह वीक ईस्ट्रोजन होगा, ये इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। बाकी जो ये भी हमारा क्या होगा, फार लेस पोटेंट होगा, यानी कि ये भी हमारा कम पोटेंट होगा ईस्ट्राडायोल से। फार का मतलब हो गया ज़्यादा कम पोटेंट हो गया। यूजेस की बात करें तो ये भी मेनोपॉजल थेरेपी वगैरह में यूज़ होगा और ये इंजेक्टेड फॉर्म में ज़्यादातर दिया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ईस्ट्राडायोल के बारे में हो गया। अब जो ईस्ट्रोजन था इसका एक और मेन फंडा होता है कि जो ईस्ट्रोजन है ये हमारा कॉम्बिनेशन पिल में भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन मेनली हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्ट के लिए, लेकिन ईस्ट्रोजन को भी कॉम्बिनेशन में देके क्या करते हैं, हम उसको रोक सकते हैं प्रेगनेंसी वगैरह को। तो इस तरह बेसिकली ये चीज़ हमारी काम करती है। अब हमारा सेवंथ यहाँ पे लास्ट वाला आता है डाई इथाइल स्टिल्वेस्ट्रॉल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, नॉन स्टेरॉयडल वाला ईस्ट्रोजन होता फीमेल है, लेकिन ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल होता है और सिंथेटिक तरीके से मतलब दिया जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है। जो मैंने आपको बताया, जैसे ही देंगे हम इसको, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, यहाँ पर ईस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ाएगा। ईस्ट्रोजन की जब लेवल बढ़ेगी तो ये हमारा जो हाइपोथैलेमस वाली चीज़ थी उसके वहाँ जाएगा, उसको बंद करेगा। उससे क्या होगा, GnRH वाला हमारा सिस्टम रुक जाएगा। देखो, डिक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ GnRH। और जैसे ये रुकेगा, बाकी का फंडा आपको पता है, जो मैंने आपकी रेगुलेशन मैंने इसीलिए बताई थी। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को जाकर नेगेटिव फीडबैक देगा। जैसे यहाँ पर ईस्ट्रोजन हमारा बढ़ेगा, नेगेटिव देगा, ये हमारे इसकी रिलीज को बंद करेगा और ओवरऑल हमारी यहाँ से जो भी रिलीज थी वो सारी रुक जाएगी। और जब ये रुक जाएगी तो हमारी ऑनस्टोम क्या हो जाएगा, टेस्टिस और ये सब चीज़ हमारी रुक जाएंगी। तो ये बेसिकली जो सिंथेटिक वर्जन है ये बेसिकली हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बाकी ये मेनली हमारा प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक तरह देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये ग्रोथ को भी तो रोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, GnRH को ही रोक दिया, जो हमारा LH FSH के रिस्पॉन्स था, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरह बेसिकली हमारे काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेक्स हार्मोन्स के ऊपर सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप कॉलोजी वाला वो वाला फंक्शन जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ड्रग्स ऑफ फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो इसके लिए भी हमारा कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, तो हम इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो एक मेल डिसऑर्डर है, यानी कि मेनली वो मेल्स के अंदर ही होता है, फीमेल्स का इसमें कोई काम नहीं है। तो मेल्स में एक्चुअल में होता क्या है कि मेल्स का जो पेनिस होता है, जो इरेक्ट होता है हमारा, तो उस इरेक्शन को क्या होता है, वो हमारा कम हो जाता है। या तो उसका अमाउंट कम हो जाएगी, यानी कि सॉरी जो टाइम होता है वो टाइमिंग कम हो जाएगी, या फिर उसका होगा ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं वो करने के लिए क्या हो जाते हैं, वो मतलब अचीव नहीं कर पाते, इनेबल हो जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो बोल सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, जो मेंस का पेनिस है वो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जितना इरेक्ट होना चाहिए वो उतना इरेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, इससे भाई ऑब्वियसली बात है कि उनके क्या होगा, रिलेशनशिप में नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ेगा। कई बार जो है पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, या ये सारी प्रॉब्लम नॉर्मल होती रहती है। ठीक है, बाकी बात करें तो इस बीमारी को जो है मेनली या तो मतलब पर्सन का ये होगा कि वो अचीव बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, या उसका जो टाइम होगा वो टाइमिंग कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम
हमारी मेनली किस में होती है, इरेक्टाइल फंक्शन में होती है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये बीमारी हुई कैसे। तो इसका सबसे मेन फंडा क्या होता है कि जो पेनिस है वहां पर क्या होती है, हमारी बहुत सारी बीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है जैसा है, तो वहां पर ब्लड की जो सप्लाई है या फ्लो है वो हमारा क्या हो जाता है, किसी वजह से कम हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड डज नॉट फ्लो, उसके केस में क्या होगा, वहां पर हमारी चीज क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है धीरे धीरे। तो ये बेसिकली हमारा मेन रीजन है। बाकी इनके पीछे रीजन क्या होगा कि अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल, ये हमारा साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, माइंड वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि ये जो भी फंडा हमारा सेक्सुअल वाला, ये सब हमारा जो स्टिमुलेट होता है वो हमारे ब्रेन से ही स्टिमुलेट होता है। यानी कि अगर आप मन से चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली हमारा साइकोलॉजी वाला सिस्टम हो जाएगा। बाकी हेल्थ कंडीशन भी इस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो ज्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा है या एंजाइटी ले रहा है, तो उस केस में ये वाले इंटरकोर्स वगैरह नहीं हो पाते। आप सो कम रहे हो, सोने की स्थिति कम है, तब भी ये हो जाएगा। या कोई बंदा स्मोकिंग ज्यादा करता है, ड्रिंकिंग ज्यादा करता है, तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कई बार जो बीमारियां होती हैं सेक्सुअल हार्ट वाली, जैसे मान लो बीपी ज्यादा हाई हो गया या डायबिटीज वगैरह हो गया, ये सब। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बढ़ती उम्र होती है, ओल्ड एज, उसमें तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली हमारे कॉजेज हो गए जिसकी वजह से ये होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और होता है, जैसे कभी ट्रॉमा हो गया या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मेनली बात करते हैं ड्रग्स की। तो हमारे सिलेबस में 2 ही ड्रग्स दिए इसके लिए, एक हमारा है सिल्डेनाफिल और एक हमारा है टेडालेफिल। तो दोनों ही ड्रग्स का क्या है, मैकेनिज्म हमारा सेम है, यूजेस हमारे सेम है, बस हमारा स्ट्रक्चर अलग है। तो हम एक का मैकेनिज्म समझ लेंगे, सारी कहानी हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं सिल्डेनाफिल के बारे में। तो ये बेसिकली जो है मार्केट वगैरह में बाइग्रा नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको बाइग्रा वगैरह नाम से भी बेचा जाता है। बाकी इसको जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है कि अगर इसको खाली पेट जो है सेक्स से 1 घंटे पहले दिया जाए, तो ये हमारा काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, याद कर सकते हो तो कर लो भाई, आपके बहुत काम की चीज है ये वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सिल्डेनाफिल। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म। तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लैंग्वेज में शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ मैंने ऐसे समझाया जिससे आपको सारी कहानी समझ आता है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलेशन मिलता है, नॉर्मली तो होता नहीं है भाई, स्टिमुलेशन आता है, तो जैसे ही कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है हमारे ब्रेन के पास चीजें जाती हैं। और ब्रेन का एक होता है NANC, यानी कि नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक, ये आप देख लेना एक बार ये चीज। और हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर की जो हमारी सेल्स हैं, या जो भी हमारी लाइन वाली सेल्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उन दोनों के द्वारा क्या होता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और आपको अगर याद हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वेजोडाइलेशन के लिए। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, इसका फर्दर मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है नाइट्रेट्स में या फिर वेजोडाइलेटर्स में। तो ये हमारे ग्वानिलिन साइक्लेज को, यानी कि जो GC था उसको इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे गुना साइक्लिक, ये हमारा GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, साइक्लिक GMP की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारा साइक्लिक GMP बढ़ जाएगा, ये हमारा करवाता है वेजोडाइलेशन। एक्चुअल में यही हमारा रिस्पॉन्सिबल था। कैसे करवाया, इसका शॉर्ट मैकेनिज्म और में कि ये हमारे कैल्शियम की मतलब उसको बढ़ा देता है। कैल्शियम हमारे ज़्यादा मतलब आते हैं, सॉरी कैल्शियम को ब्लॉक करेगा थोड़ा बहुत, और हमारे मायोसिन वगैरह की एक्टिवेशन को कम करेगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर हमारी वेजोडाइलेशन होने लगती है, यानी कि रिलैक्सेशन होगी। तो जब वेजोडाइलेशन होगी तो ऑब्वियसली बात है, वेजोडाइलेशन कहाँ करवा रहा है, जो पेनिस की वेन्स है वहाँ पर करवा रहा है। तो जब वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी तो यहाँ पर वो ब्लड फ्लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है पेनिस के अंदर, वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पेनिस हमारा क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल फंडा हमारा चलता रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है, तो जो हमारा साइक्लिक GMP है, तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म है, ये हमारा एक पैटर्न में चलता है। ऐसा नहीं है लगातार ये नहीं चलेगा, आपने देखा होगा लगातार नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे इंक्रीज होता है, इसके लिए एक एंजाइम यहाँ बैठा होता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5। क्या यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टरेज 5। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये साइक्लिक GMP को डिग्रेड कर देगा, या इसको कम करके क्या करेगा, GMP में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि साइक्लिक GMP से कन्वर्ट कर देगा इसको GMP में। तो इस तरह ये पूरा हमारा सर्कल चलता रहता है। इससे फिर हमारा GATP में जाएगा, GTP हमारा फिर से इसमें कन्वर्ट करेगा ये। तो इस तरह हमारी साइकिल चलती रहती है और ये हमारी यहाँ पर बंद होती रहती है। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, ज्यादा देर के लिए इरेक्शन चाहिए, मतलब बंदा इनेबल हो गया, इतने से उसका काम नहीं चल रहा, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस केस में यहाँ पर दिया जाता है बाइग्रा या फिर सिल्डेनाफिल। तो ये हमारा क्या करेगा, ये बेसिकली जो हमारा ये एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 एंजाइम है, इसको जाके क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही हमारा ये ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली बात है, देखो साइक्लिक GMP हमारा कब यहाँ कन्वर्ट होता है, इस एंजाइम की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज को रोक देंगे, मान लो हमने यहाँ पर इस चीज को रोक दिया यहाँ पर, तो जैसे ही हमारी ये चीज रुक जाएगी, यहाँ पे ये हमारा इसमें कन्वर्ट होना बंद। देखो यहाँ पे सारी हमारी साइकिल इतनी रुक गई, तो अब क्या होगा, ये हमारा बंद हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे यहीं पे रहेगा। तो जब ये साइक्लिक GMP हमारा कम घटेगा तो इसकी अमाउंट ऑब्वियसली बात है बढ़ने लगेगी। जब इसकी अमाउंट बढ़ेगी तो ये वेजोडाइलेशन को करवाएगा, और जैसे ही वेजोडाइलेशन
ओव्यूलेशन होगा ये हमारा इस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, पेनिस इरेक्शन का टाइम बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें टाइम ही तो बढ़ाना है एक तरह से, और अगर बिल्कुल नहीं हो रहा होगा तब भी यहाँ बढ़ जाएगी ये चीज़। तो ऑब्वियसली इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर पेनिस इरेक्शन का जो है वो सिस्टम पूरा का पूरा बढ़ता है। आई होप आप लोग ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर समझ गए होंगे। तो बस यही हमारी मेन कहानी थी, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यूजेस की बात करें तो मेनली बात यही क्या है कि सेक्सुअल फंक्शन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करेगा। बाकी इंपोर्टेंस वगैरह अभी आप जानते होंगे, तो इंपोर्टेंस में क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है, नामर्दी वगैरह चीज़, तो इसमें ये चीज़ हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। बाकी सेकंड अब हमारा इसमें आता है टेडेलाफिल। तो टेडेलाफिल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है। बाकी अगर इसकी बात करें, इसको साइलिस नाम से मतलब ये मार्केट वगैरह में मिलता है। बाकी इसके मैकेनिज्म और यूजेस की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल सेम है सिल्डेनाफिल की तरह। तो यहाँ पर मेनली फंडा जो हमारे ये दोनों काम आए वो हमारे कैसा है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया। तो इस तरह ये हमारा आता है, मोस्टली हमारा 7 मार्क्स में आता है तो उनके अकॉर्डिंग फिक्स है। और अगर 10 में भी आता है तो इसके बारे में आप थोड़ी थ्योरी लिख देना और यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल्स में आप ये सारी चीज़ें लिख देना, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखो जितने लोगों ने इसको कॉलोजी में बहुत अच्छे से समझा था वो अब लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रग से समझेंगे थोड़ी देर बाद, और जिन लोगों ने वहाँ नहीं समझा था वो लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के मैकेनिज्म को भी आप लोग जो है डिटेल्स में समझोगे। तो सबसे पहला फंडा ये है कि जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स होते हैं इन्हीं को जो है बर्थ कंट्रोल पिल नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी बात करें तो ये हमारे जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे मार्केट वगैरह में मिलते हैं वो हमारे डायरेक्टली आप मतलब उससे ना खरीदें। जो हमारे मेडिकल वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इनका मेनली काम क्या होता है, देखो बर्थ कंट्रोल पिल मतलब क्या है कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। बाकी ये जो हमारे पिल्स होते हैं या ये जो हमारी दवाइयाँ होती हैं इसमें हमारे बेसिकली 2 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है ईस्ट्रोजन जो हमारा फीमेल्स का हार्मोन था मेनली, और एक हमारा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो प्रोजेस्टिन है ना यही एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टिन, तो प्रोजेस्टिन का सिंपल फंडा क्या है कि ये सिंथेटिक वर्जन है हमारे प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों के दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी को रोका जा रहा है। तो अब लोगों के मन में आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमारे बढ़ा रहे थे, यहाँ पर ये रोकने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमें इसका फंडा समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे जो ये रिप्रोडक्शन सिस्टम था पूरे, इसमें ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अपना काम कर कैसे रहे थे। तो उसके लिए आप यहाँ पर पूरी क्लियर समझो, मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ। देखो पहले आपको ये दिख जाएगा ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ लो। तो यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं ओवरी, जिसके द्वारा क्या होता है ओवम बनता है, ओवम रिलीज होता है। इनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये वाला। ये पूरा पार्ट हमारा यूट्रस वाला है, और ये आपको दिख रही होगी ये हमारी है एंडोमेट्रियम, जिसको हम जो है यूट्रस की लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सर्विक्स कहलाता है, और सर्विक्स है और ये वाला जो बीच का गैप है यहाँ पर हमारी सर्वाइकल कैनल होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा म्यूकस भरा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। और ये हमारा होता है एक्चुअल में वेजाइना। तो यहीं से हमारी एंट्री होती है सारी चीज़ों की। तो ये चीज़ें आप यहाँ समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर होती है हमारी ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जो हमारे ओवरीज हैं इनके अंदर मेनली क्या होता है ओवम की प्रोडक्शन होती है, और वो प्रोडक्शन होकर क्या होती है वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है रिलीज हो जाते हैं। तो पहली जो हमारी प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रही है कि द ओवरीज प्रोड्यूस द एग सेल कॉल्ड ओवम, देन इट ट्रांसपोर्ट इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमारा जो पूरा फंडा होता है इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो ओव्यूलेशन है ना ये हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कहानी आप समझ लेना क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ईस्ट्रोजन है ये हमारा किसके द्वारा बनता है, एफएसएच के द्वारा। ये मैंने आपको पहले बताया था, आपको वही मैं बोला आपको याद रखना है कि जो हमारा एफएसएच है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एफएसएच है ये हमारा क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा ईस्ट्रोजन की, बाकी ये डेवलपमेंट करेगा ओवम का। तो जब एग जो हमारा ये था प्रोड्यूस हो रहा था तो प्रोडक्शन ऑफ एग सेल ये हमारा किसकी वजह से होगा, ये भी हमारा होगा यहाँ पर एफएसएच की वजह से प्रोड्यूसन होगा। ठीक है, बाकी जो हमारा ओव्यूलेशन है जो यहाँ पे रिलीज हुआ है तो ओव्यूलेशन हमारे किसकी वजह से हुआ है, एलएच की वजह से, यानी कि ट्रिगर्ड ओव्यूलेशन। तो देखा जाए ये दोनों ही हमारे मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी जो एफएसएच है इसने हमारे ईस्ट्रोजन को भी सीक्रेट किया है। तो जब ईस्ट्रोजन निकल गया तो ईस्ट्रोजन भी हमारा ओव्यूलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो मेनली हमारा ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच का आप साम समझ गए पहले ही फंडे में, यानी कि क्या हुआ यहाँ से जो ओवरी था इसने ओवम को रिलीज करके इस फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था ओव्यूलेशन वाला। अब यहाँ पर होता क्या है तो आगे का फंडा समझो। ये जो हमारी चीज होती है ये इस वाले ट्यूब में आएगी और यहाँ पे जाके क्या करेगी, यहाँ पे जाके क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी, यानी कि एंडोमेट्रियम पे जाके चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये फंडा समझिए। अब समझो सेकेंडली बात क्या होती है यहाँ पर कि नाउ दीज एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म इन फैलोपियन ट्यूब। अब देखो मैं यहाँ पे पहले आपको 2 केस बताता हूँ। एक होता है कि जब हमारा स्पर्म हो गया, यानी कि मान लो यहाँ पर इंटरकोर्स हुआ, वेजाइना के अंदर से हमारे स्पर्म अंदर चले गए। तो स्पर्म जब अंदर आते हैं तो स्पर्म क्या होगा, यहाँ पे जाते हैं, जब मतलब यहाँ से कुछ ही हमारे पास कर पाते हैं इसमें अंदर, तो स्पर्म जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब से हमारा ओवम निकला था यहाँ से हमारा स्पर्म पहुंचा, तो वो क्या होगा यहाँ पर मिल जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इस एंडोमेट्रियम बॉल के ऊपर जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन होते हैं मतलब क्या होगा, यहाँ पे जाके
जाके क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है यहाँ पर प्रोसेस होती है इस तरह से। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है नाउ एग मूव टू यूट्रस, यूट्रस की इस लाइनिंग पे जाके हमारा एग मूव हो जाएगा, यूट्रस लाइनिंग पे जाके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा थिकनिंग हो गई। अब ये चीज समझो क्या होती है यहाँ पर, ये आपको यूट्रस लाइन नहीं दिख रही होगी, तो अगर ये हमारी इतनी पतली है तो यहाँ पर जो हमारा एग होगा या जो हमारा जायगोट पूरा बना है वो यहाँ पे हमारा चिपक नहीं सकता, वो हमारे नीचे बह जाएगा। तो अगर उनको यहाँ पर चिपकना है, यहाँ पर उन्हें इम्प्लांट होना है, तो उसके लिए जो हमारी यूट्रस लाइनिंग है इसका थिक होना बहुत जरूरी है। अब थिक होना जरूरी क्यों है, देखो ऑब्वियसली बात है, जब ये थिक होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ढेर सारा हमारा ब्लड होगा और बहुत सारे ऐसे जरूरी चीजें होंगी जो हमारे किसी एग को डेवलप होने के लिए चाहिए। क्या चाहिए, डेवलप होने के लिए चाहिए। तो यही बेसिकली फंडा होता है कि यहाँ पर जब ये हमारी थिक होती है लाइनिंग, उसी टाइम पर क्या होता है, हमारे जो एग या जो हमारा जायगोट है पूरा, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो पाती है। तो यहाँ पर जो लाइनिंग की थिकनेस हो रही है, उस थिकनेस को भी हमारा कौन करता है, ईस्ट्रोजन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस लाइनिंग की थिकनेस के लिए, और ये हमारा FSH के द्वारा निकलता है। तो ये दोनों फंडे भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब बारी आती है हमारी प्रोजेस्टेरोन की। ये आप समझ गए ईस्ट्रोजन का काम क्या था। अब समझना है कि आखिर प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था। तो पहली बात, जो प्रोजेस्टेरोन है वो हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा निकल रहा था। तो प्रोजेस्टेरोन का मेनली काम क्या होता है कि जैसे ही हमें लेवल, देखो प्रोजेस्टेरोन हमारा होता है वो कब रिलीज होता है, जब हमारी ये मैच्यूरेशन साइकिल या जो प्रेगनेंसी साइकिल होती है वो हमारे दूसरे फेज में जाती है, यानी कि यहाँ चिपक जाता है। इसके बाद का हमारा जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेकंड फेज। तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, और जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो उसकी लेवल बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ती है तो वो क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियम लाइन में कुछ चीजें हमारी सीक्रेट करेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर कुछ फ्लूइड्स वगैरह हमारे निकलते हैं। तो वही फ्लूइड्स क्या करेंगे, हमारे इस एंडोमेट्रियम लाइन को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करेंगे, जो इस एग को मतलब फीड करेंगे। यानी कि एग जो हमारे यहाँ चिपका, जब जायगोट चिपका, उसको खाना पीना देने का काम कौन करते हैं, हमारे प्रोजेस्टेरोन के द्वारा निकला हुआ यहाँ पे कुछ फ्लूइड, उसकी वजह से यहाँ फ्लूइड वगैरह बन जाता है, जो इसमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे जो एग वगैरह है उसको यहाँ फीड मिलेगा, और वो आगे जाके क्या करेंगे, किसी बेबी में डेवलप होंगे, या जो भी इसकी प्रोसेस होनी है वो यहाँ पर होती है। तो इस तरह हमारे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का यहाँ मेनली ये काम होता है। और उसके बाद एक और प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी सर्वाइकल म्यूकस है, तो मान लो ये हमारी पतली होती है, भाई पतली होगी तभी तो यहाँ से हमारा जो स्पर्म होगा मूव करेगा। तो जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज हुआ, जब ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, यहाँ पर ये चिपक चुका, उसके बाद रिलीज हुआ, ऑब्वियसली बात है। तो अब क्या करेगा, आप प्रोजेस्टेरोन इसको क्या कर देगा, थिक कर देगा। और जब इसको थिक कर देगा हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारा जो फर्दर वो है स्पर्म है, वो हमारे यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये फंडा हमारे यहाँ पर होता है इसका प्रोजेस्टेरोन का, क्योंकि भाई एक यहाँ पर जा चुका है, यहाँ पर हमारा जायगोट बन चुका है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आगे वाले जो स्पर्म है उनको आने से क्या कर देगा, यहाँ पर रोक देगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सेकंड काम, यानी कि ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा स्पर्म को आने को। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दो केस बताए थे, ये आप पूरा फंडा समझ गए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। अब मैंने दो केस बताए थे, एक हमारा था जब हमारा स्पर्म यहाँ जाके बाइंड कर गया, एक हमारा था जब स्पर्म जाके यहाँ बाइंड नहीं किया। तो अब मानो इन द केस व्हेन स्पर्म डज नॉट फर्टिलाइज, यानी कि स्पर्म हमारा इस एग के साथ नहीं मिला है, तो यहाँ कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो उस केस में ये लाइनिंग तो हमारी फिर भी बन जाती है, क्योंकि एग हमारे यहाँ जाके चिपक जाता है। तो उस केस में क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारे जो ईस्ट्रोजन है और हमारे जो प्रोजेस्टेरोन है, दोनों क्या करेंगे, अपने लेवल को डाउन कर लेंगे। और जब उनका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी हमारी ये चीजें, देखो उसका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, तो जो हमारी ये थिक म्यूकस हो गई, ये फिर से हमारी थिन हो जाएगी, पतली, क्योंकि उसकी वजह से थे ये हमारी थिन हो जाएगी। और यहाँ पर जो फीडिंग हो रही थी, जो मतलब खाना पीना मिला, वो भी कम हो जाएगा, और जो ईस्ट्रोजन की वजह से लाइन ये थिक हुई थी वो भी हमारी पतली हो जाएगी। तो जब सारा खेल बिगड़ जाता है, ये लाइन पतली हो जाती है, सब सीन खत्म हो जाता है, यहाँ का जो भी मटेरियल होता है फ्लूइड, वो हमारा क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यही जो फंडा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। कहते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो वो यही चीज हमारी पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है, जो एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ होता है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता है। और इन द केस कि अगर यहाँ पर मान लो हमारा स्पर्म मिल चुका होता है, तो ये चीज हमारी नहीं होती है, यहाँ से फीडिंग हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, और फाइनली जाके हमारा जो बेबी है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो आई होप आप लोग बेसिक फंडा समझ गए होंगे कैसे सारा काम करता है। अब समझना है आपको ड्रग्स के बारे में। तो जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये बेसिकली दो तरह से आते हैं। एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन पिल में, एक हमारा होता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल में। तो प्रोजेस्टिन और कॉम्बिनेशन को समझो क्या, जो कॉम्बिनेशन पिल होता है इसमें हमारी दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और प्रोजेस्टिन भी प्रेजेंट होता है। अब प्रोजेस्टिन कुछ नहीं, प्रोजेस्टिन क्या है, हमारा सिंथेटिक वर्जन है हमारे प्रोजेस्टेरोन का। तो ये दोनों हमारे कैसे काम करते हैं, अब आपको ये समझना है। तो देखो ये
यहाँ पर आपको दिख जाएगी कॉम्बिनेशन पिल। तो इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। तो अब समझो ये काम कैसे करते हैं। तो जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के तौर क्या करेगा, एफएसएच की सीक्रेशन को रोक देगा। अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ शॉर्ट में बता दिया। देखो मेनली हमारा क्या हो रहा था, हाइपोथैलेमस से हमारा यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा था, उसके थ्रू हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच निकल रहे थे, और ये फर्दर हमारे ओवरीज में जाके क्या कर रहे थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, हमने बाहर से क्या किया, यहाँ पर ईस्ट्रोजन को दिया, मतलब हमने कॉम्बिनेशन पिल में बाहर से दे रहे हैं। तो जब बाहर से देंगे तो इसकी लेवल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ये अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा, अपनी एक्शन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी एक्शन इंक्रीज हो जाएगी मतलब क्या होगा, ये हमारा पर्याप्त मात्रा पहले से प्रेजेंट है, तो ये हमारे यहाँ से नेगेटिव सिस्टम जनरेट करेगा, और इन जीएनएच और जो हमारे एलएच है इन दोनों के मतलब जाके बोलेगा कि भाई अब हमको जरूरत नहीं है, हम पहले से पर्याप्त मात्रा में है। तो अब इससे क्या होगा, इन दोनों की जो सीक्रेशन है वो हमारी यहाँ पर रुक जाएगी, और जब इनकी सीक्रेशन रुक जाएगी ऑटोमेटिक, तो हमारे ये फर्दर बनना बंद हो जाएंगे। और जब हमारे आगे से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे बनेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो सारी की सारी प्रोसेस है वो हमारी रुक जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो एफएसएच है इसकी सीक्रेशन भी रुक गई। अब एफएसएच के आपको काम पता थे क्या थे, एफएसएच हमारा ओवम को डेवलप करने से रोक रहा था, डेवलपमेंट करा रहा था। तो जब एफएसएच हमारा रुक जाएगा तो ओवम का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। दूसरा, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करा था तो ईस्ट्रोजन का काम भी रुक जाएगा। और अगर ईस्ट्रोजन हमारा नहीं बनेगा तो हमारी जो लाइनिंग थी वो हमारी थिक नहीं हो पाएगी। लाइनिंग थिक नहीं होगी तो वहां कोई चीज बैठेगी नहीं। उसके बाद क्या कर रहे थे, ये हमारे स्पर्म यानी कि स्पर्म को भी रोकने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे मेनली इस तरह से काम करते हैं, और इन दोनों में सबसे मेन फंडा होता है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन का होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अलग से काम बनाई गई। तो प्रोजेस्टेरोन हमारा एक पोटेंट होता है यहाँ पर। आप समझो प्रोजेस्टेरोन की बात क्या है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हमारा आएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक वर्जन, वो इसके मतलब रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा और इसकी कमी को पूरा करेगा। तो जैसे प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव सिस्टम जाएगा कि भाई अब हमको जो है इनकी जरूरत नहीं है। तो जब इनकी जरूरत नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा एलएच की भी देखो, यहाँ पे एलएच भी तो रुक रहा है ना। तो जब एलएच रुक जाएगा तो एलएच के रुकते ही क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन जो ट्रिगर कर रहा था वो ओव्यूलेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब ओव्यूलेशन हमारी रुक जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, जब अगर ओवम ही नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी का होने का कोई चांस है ही नहीं। तो ये बेसिकली का फंडा होता है। बाकी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ये सर्विक्स म्यूकस को थिक कर देता है। तो सर्विक्स म्यूकस को यहाँ पे थिक कर देगा इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमारी जो स्पर्म थे वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे। और आपको ये पता होगा कि जब मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा होता है तो वेजाइना के अंदर कुछ टाइम के लिए हमारे स्पर्म रह जाते हैं, और वो स्पर्म हमारे धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ से अंदर को रिलीज होते हैं। तो अगर मान लो मतलब सही टाइम पे तुरंत ही इमरजेंसी पिल की तरह अगर किसी ने प्रोजेस्टेरोन वाली गोली खा ली तुरंत ही, तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारी थिक हो जाएगी, तो यहाँ से फर्दर हमारे ये अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अकेले प्रोजेस्टेरोन का था। लेकिन अब हम यहाँ बात करें कॉम्बिनेशन पिल की, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं कि ये अपनी एक क्या करते हैं, कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करते हैं। और जब ये क्या करेंगे, अपनी लेवल को मेंटेन करेंगे, तो ओवरऑल क्या करेंगे, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, मान लो वहां पर जायगोट वगैरह चिपक चुका जाके, तो उस केस में क्या करेंगे, वहां पर ये डिस्करेज करा देते हैं। डिस्करेज का मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जो मेंचुरेशन वाला फंडा समझाया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की लेवल कम हो जाएगी और ये फाइनली पूरा फंडा बाहर निकल जाएगा। सेम फंडा होता है कि अगर हम इनको मतलब बैलेंस में देते हैं, कॉम्बिनेशन बना के एक मेंटेन लेवल बना के देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो भी चीज थी हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल जैसे ही डाउन होता है, मतलब एक बैलेंस बनेगा, ये दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्करेज हो जाएगी, ये लाइन हमारी थिन हो जाएगी, ये चीज हमारी थिन हो जाएगी, और यहाँ से सारा फंडा जो है वो बाहर निकल जाएगा बेबी के साथ में। स्टार्टिंग फेज बता रहा हूँ, वैसे तो ये भ्रूण हत्या वाला बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें कुछ नहीं, बस मैं स्टडी पर्पज से आपको सारा कुछ जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेनली इस तरह से सारा कुछ फंडा जो है यहाँ पर काम करता है। ठीक है, बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन पिल वाले होते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सेकेंडरी यहाँ पर क्या होता है, मिनी पिल यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हमारा प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा क्या करेगा, एलएच की सीक्रेशन को रोकेगा। जैसे ये रुक जाएगा तो ये हमारा ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन भी रुक जाएगा। और अगर ओव्यूलेशन ही रुक गया तो यहाँ पर क्या होगा, नो एग, तो भाई आगे की कहानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, प्रेगनेंसी वगैरह वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। बाकी ये स्पर्म की उसको भी रोक देगा, तो थिकनेस को बढ़ा देगा। तो इस तरह हमारे जो मिनी पिल या प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो अपना यहाँ पर काम शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फंडा था। आई होप आप लोग सारा फंडा समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे इसके ड्रग्स के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 ड्रग आते हैं, एक हमारा आता है मीफेप्रिस्टोन, एक हमारा आता है नॉर्जेस्ट्रेल, एक हमारा आता है टोडालिफिल। तो जो हमारा पहला है मीफेप्रिस्टोन, इसका काम क्या होता है कि ये हमारा सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है। यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो इसको बहुत जगह पे RU486 नाम से भी जानते हैं। तो अब इसका फंडा क्या होता है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। अब ये थोड़ा सा हट के काम करता है। कैसे करता है, ये हमारे जो प्रोजेस्टेरोन होता है उनके रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो
प्रोजेस्टेरोन है वो अपना काम सही से नहीं दिखाएंगे, और जब काम सही से नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाएगी, और जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको पता है क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हमारा फीड कर रहा था, जो हमारी यूट्रस वगैरह थी, जो हमारी ये चीज थी वहां पर इसको फीडिंग कर रहा था, जब ये हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ से हमारी फीडिंग एकदम कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पर बन चुका है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्करेज हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, और जो यूट्रस की लाइन थी सैड हो जाएगी, मतलब बह जाएगी एक तरह से, पूरी बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है। बाकी इसको कॉम्बिनेशन पिल में देते हैं, क्यों, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है वो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखे दोनों का। तो यूजेस की बात करें तो वही है कि इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, किसके साथ, मीसोप्रोस्टोल के साथ। जो मीसोप्रोस्टोल है वो हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन वाला हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर मीफेप्रिस्टोन हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों मिला के दिए जाते हैं, और ये एंड और अर्ली प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं, जिससे उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये बेसिकली हमारा इसका फंडा हो गया। अब इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या है, जैसे नोजिया करेंगे, वॉमिटिंग। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ साइड इफेक्ट की, कहीं भी आपको लिखनी हो, देखो ये आप कॉमन डालो नोजिया वॉमिटिंग, उसके बाद आप उसके काम से उसका एक साइड इफेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर देखो ब्लीडिंग करेंगे, इसका काम है, तो भाई साइड इफेक्ट में भी तो लिख सकते हो कि ये ब्लीडिंग ज्यादा करेंगे, और जब ब्लीडिंग हो जाएगी, खून बाहर निकल जाएगा, तो वीकनेस भी आ जाएगी, कमजोरी भी आ जाएगी, और डिजीनेस वगैरह होगी, यानी थोड़े से चक्कर वगैरह आएंगे। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंडा हो गया। सेकंड हमारा है नॉर्जेस्ट्रोल। तो ये भी हमारा एक प्रोजेस्टिन का ही हार्मोन होता है, जो हमारी प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। अब यहाँ पर आपको इसका ये यूज दिख जाएगा। बाकी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा सेम है जो अभी हमने पढ़ा था, कि ये क्या करेगा, हमारा मतलब जो प्रोजेस्टेरोन दोनों के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा। बाकी ये नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के थ्रू क्या करेगा, GnRH को रोक देगा। नेगेटिव फीडबैक से LH की सिक्रीशन रुकेगी, तो हमारा ओव्यूलेशन रुक जाएगा, तो हमारी फाइनली क्या होगी, प्रेगनेंसी हमारी रुक जाएगी। बाकी इसका एक और काम है कि थिकनेस बढ़ाएगा सर्विकल म्यूकस की। तो इस तरह से हमारा काम करता है। अब यूजेस की बात करें तो ये हमारा कॉम्बिनेशन में यूज होगा। कॉम्बिनेशन में कैसे, जो हमारा एथिनास्ट्राइल या फिर हमारा क्विनेस्ट्रॉल के साथ कॉम्बिनेशन में एज अ कॉम्बिनेशन पिल यूज कर सकते हैं, या हम जो है कई बार इसको अकेले भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टिन ओनली पिल। तो डायरेक्टली भी इसको हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, या इसको जो है ईस्ट्राडाइल जो हमारा ईस्ट्रोजन का पोटेंट है उसके साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं मेनोपॉजल सिम्टम के लिए। तो इस तरह ही हमारा काम आता है। फिर हमारा थर्ड आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। तो ये कुछ नहीं है, एक हमारा अदर एक्टिव मतलब हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, जो हमारा नॉर्जेस्ट्रोल था पहले वाला, उसका ये लीवोनॉर्जेस्ट्रोल बन गया है। बाकी तब इसका सेम होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो क्या है कैसे है। और ये इसकी ड्रग जो है प्लान बी नाम से मतलब मार्केट वगैरह में उपलब्ध है, और इसका मेनली काम क्या होता है कि हमारा जो मतलब ये हो गया इंटरकोर्स, उसके 120 घंटे तक ये चीज हमारी क्या करेगी, अपना एक्शन शो करेगी। तो इस तरह ही हमारा पूरा का पूरा फंडा काम आता है। आई होप आप लोग पूरा का पूरा फंडा समझ गए होंगे, और इसको भी कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन के साथ यूज कर सकते हैं। अब जो ये पूरा फंडा था, अगर ये 10 मार्क्स में आपके लिए आता है, आप वहां से 2-4 बातें लिख देना, मैं नोट्स में सारा को जोड़ दूंगा और ये आपको दिख जाएगा। तो इन ड्रग्स के बारे में आप यहाँ पर नोट डाउन कर देना। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे फंडे। अब हमारा यहाँ पर 5th क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे मेनली, तो इसके बारे में वैसे शॉर्ट में आता है, हम ये आपको समझा देते हैं। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स ही होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनते हैं। अब इनका फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन में मेनली देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या प्रोसेस देते हैं, जैसे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन करते हैं हमारे इन्फ्लामेशन को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, यानी कि हमारी बॉडी में ग्रोथ एनर्जी का काम करेंगे। अब ये बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक हमारे होते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड। अब यहाँ पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये हमारे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अब जो हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं ये हमारी बॉडी में सिर्फ जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हमारे जो बैलेंस करते हैं साल्ट एंड वाटर की लेवल को। तो मिनरल्स से नाम आप समझ आ जाएंगे, मिनरल्स हमारे जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये सब हमारे जो साल्ट हो गए एक तरह से, तो उन सबको मेंटेन करने का या रेगुलेट करने का हमारे काम कौन करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एग्जाम्पल हो गया एल्डोस्टेरोन वाला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो बेसिकली हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शायद हमारे एंटीगॉड या फिर एंटी रोमेटिक वाले एजेंट्स में भी यूज करते हैं। बाकी इनका मेन फंडा क्या होता है कि ये हमारे जो फैट्स या इनकी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसके एग्जांपल हमारे मिलनी है कॉर्टिसोइन, हाइड्रोकॉर्टिसोइन, प्रेडनिसोल, बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन। तो ये पांचों ही हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। अब देखो मैकेनिज्म वैसे इसका थोड़ा सा आधा टेढ़ा भी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। बाकी जो पांचों के ड्रग्स होंगे वो मैं इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो मैं नोट्स में अटैच कर दूंगा, और इनके जो यूजेस होंगे वो हमारे ऑलमोस्ट सेम है कि हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम आएंगे, हमारी ब्रेकडाउन बढ़ाएंगे, यानी कि हमारे फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करेंगे, यानी कि फाइनली देखा जाए ओवरऑल तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आपको समझना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखो अगर आपको याद हो तो हमारी जो बॉडी थी वहां पर जैसे मान लो ये हमारा सेल, ये हमारी मान लो ब्लड वेसल्स है कोई सी, तो ब्लड वेसल्स में जैसे ही कोई हमारा ट्रिगर होता है, कोई भी मान लो रैप्चर डैमेज होता है, तो जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, तो वहां पे
सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मैं बात कर रहा था सेल की, सॉरी। तो जो हमारे सेल्स होते हैं एक्चुअल में, तो सेल के ऊपर जैसे ही हमारे कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन या कोई भी इंजरी वगैरह होती है, तो सेल्स की जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मान लो ये सेल हमारी अंदर वाली लेयर है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से यहाँ से हमारा एंजाइम रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज A2। तो अब अगर आपको याद है तो फॉस्फोलाइपेज A2 जैसे रिलीज होता था, ये हमारा बनाता था एराकिडोनिक एसिड। तो एराकिडोनिक एसिड हमारा जैसे ही बनता था, ये हमारा फर्दर कॉक्स और लॉक्स दो चीजों को बना रहा था, और ये जाके क्या कर रहे थे, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिएंस और थ्रोम्बोक्सिन A2 इन सबको रिलीज कर रहे थे, जो आगे जाके क्या कर रहे थे, हमारे में इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे थे, जैसे पेन होना, ये सब चीजों को कॉज कर रहे थे। तो ये फंडा आपको सारा का सारा याद है। अब समझो कि हमारे कॉर्टिकॉइड्स कैसे काम करते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारे स्टेरॉइडल्स होते हैं, और जब मैंने आपको वो बताया था तभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टेरॉइडल्स होते हैं उनका मेन फंडा क्या होता है कि वो हमारे एराकिडोनिक एसिड को बनने से रोक देते हैं। मतलब क्या करेंगे, वो हमारे फॉस्फोलाइपेज A2 वाले एंजाइम को जाके ही रोक देते हैं, और जैसे ही हमारा ये एंजाइम रुक जाएगा, हमारी आगे की पूरी साइकिल रुक जाती है, पूरा पाथवे रुक जाएगा। मतलब हमारा ना ही बनेगा एराकिडोनिक एसिड, ना ही बनेंगे कॉक्स और लॉक्स, और ना ही बनेगा कोई प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइएंस और थ्रोम्बोक्सिन A2, और ना ही होगा हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स इन्फ्लामेटरी वाला। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है, हमारी ये चीजें काम करती हैं, इन्फ्लामेशन हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्ट मैकेनिज्म, आप इसको ऐसे ही लिख देना। और एक चीज और लिख देना कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये अपने ही रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। मान लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के ऊपर, और एक चीज मैं और ऐड कर देता, ये फिर करके क्या करेंगे, जैसे ये हमारे सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर वहां चले जाते हैं, और वहां जाके क्या करेंगे, सेल के अंदर क्या करेंगे, ये हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट होता है, वहां पे जाके क्या करेंगे, ये पूरा फंडा हमारा काम कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पे आके फंडा काम करेगा, इसमें से हमारा एक होता है, वो मैं यहाँ पे मतलब लिख दूंगा, लिपोकॉर्टिन होता है। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट, ये हमारा लिपोकॉर्टिन पे जाएगा, और यही लिपोकॉर्टिन हमारा क्या होगा, इस फॉस्फोलाइपेज A2 के साथ जाके बाइंड कर जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब आपका मैकेनिज्म एकदम कंप्लीट हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बाइंड होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, ये हमारे GRE यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट के साथ जाके बाइंड होंगे, और ये फर्दर हमारा लिपोकार्टिन को जाके एक्टिवेट करेगा, और लिपोकॉर्टिन होगा वो हमारा क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 पे जाके बाइंड करेगा और उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी कि रोक देगा। जैसे ये रोकेगा, हमारी बाकी की आगे की सारी प्रोसेस जो है रुक जाती हैं, और हमको एज एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला रिस्पांस मिल जाता है। तो ये था बेसिकली पूरा का पूरा फंडा। अब आपको जो मैकेनिज्म आप कॉमन सबका लिख देना यही वाला, और सबके जो स्ट्रक्चर यूजेस होंगे वो मैं आपके साथ वैसे जोड़ दूंगा नोट्स में, वरना यूजेस आपको पता है, स्ट्रक्चर मैं सबके जोड़ दूंगा। तो ये बेसिकली होता है इसी के बारे में। मिनरल वाले हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं दिए, तो इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। तो ये हमारे हो गए कॉर्टिकॉइड्स के बारे में। अब हमारी आज की यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है थायराइड और एंटी थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्रग्स के बारे में। तो ये भी हमारा कई बार पूछा गया है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ बेसिकली हमारे 4 ड्रग दिए हैं, एल थायरोक्सिन, एल थायरोनिन, और यहाँ प्रोपाइल थायोरेसिल, और यहाँ मेथिमाजोल। तो पहले हम पूरा फंडा समझेंगे थायराइड और एंटी थायराइड का, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चारों ड्रग्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला फंडा समझो आप थायराइड हार्मोन्स के बारे में। तो ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ करने के काम करते हैं, बाकी अपने जो है काम करते हैं। बाकी हमारी बॉडी में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। अब आपको जो है इसका पूरा रेगुलेशन समझना है कि आखिर कैसे हमारे थायराइड ग्लैंड में ये पूरा फंडा चलता है, जिससे आपको बहुत आगे आसानी होगी। तो जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बटरफ्लाई शेप के ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी ट्रैकिया होती है उसकी नेक पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिख जाएगा, तो ये हमें दिख रही होगी ट्रैकिया, तो वहां पर जो ये दिख रहा है, ये हमारा इस तरह का थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब समझो क्या होता है, कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, मान लो हमको कहीं जरूरत पड़ी कि भाई हमको क्या चाहिए, थायराइड वाला हार्मोन चाहिए, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होगा वो यहाँ से रिलीज करेगा TRH को। तो TRH बोले तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ये रिलीज होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और यहाँ से हमारा रिलीज होता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से समझ आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, हमारी बॉडी में थायराइड स्टिमुलेट हटेंगे, तो हमारी बॉडी में थायराइड की जो एक्टिविटी है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड था उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, ये ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो हमारी जो थायराइड के हार्मोन्स है वो हमारे ज्यादा बनने लगेंगे। तो जैसे ही हमारा थायराइड ग्लैंड में जाएगा, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो जो थायराइड के बेसिकली हमारे हार्मोन्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक हमारा होता है T4, एक होता है T3, एक हमारा होता है कैल्सिटोनिन। तो तीनों की ही रिलीज को क्या करेगा, ये चीज हमारी जाके बढ़ा देती है। तो इससे जब ये हमारे बढ़ जाएगी, तो ये हमारे टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे और अपना काम शो करते हैं, और जब इनका काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम देंगे, और जो हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी ये अपना काम यहाँ पे क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, रोक लेंगे, और इससे हमारे ये जो वापस लेवल में आ जाएंगे। तो इस तरह बेसिकली हमारा ये फंडा काम करता है, और ये हमारा थायराइड ग्लैंड आपको दिख जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक चीज मैं अभी दिखा दूँ, देखो यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो इस तरह के कुछ हमारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ये हमारे कोलॉइड्स कहलाते हैं, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे एक्चुअल में होते हैं फॉलिकल सेल।
तो ये हमारे फॉलिकुलर सेल हैं, इन्हीं के अंदर जो हमारा थायराइड है वो हमारा बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको पहले समझना है कि आखिर थायराइड हमारा बना कैसे, इसी के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारे ड्रग्स हैं उनके बारे में आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। तो पहले आपको समझना है थायराइड की, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये हमारा क्या है, फॉलिकुलर सेल है, और ये वही सेल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला। तो इन्हीं सेल को यहाँ पर जूम करके कुछ इस तरह का बना दिया गया है। अब ये फॉलिकुलर सेल जो हमारा पूरा थायराइड का है, इसमें हमारी बेसिकली फंडा आपको समझो क्या होता है। तो हमारा ब्लड है, तो ब्लड हमारे यहाँ पर मैंने आपको ब्लड कैपिलरी भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी थी, तो ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से हमारे ब्लड वगैरह मिल जाएगा। तो जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर से मेनली क्या होगा, एक मिनट, तो ये ब्लड है, इसके अंदर मेनली हमारा प्लाज्मा आयोडाइड प्रेजेंट होता है। आयोडाइड प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, तो इसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। और आपको पता होगा जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर बहुत से हमारे आयन साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा प्लाज्मा आयोडाइड्स है वो हमारा क्या होगा, इस पंप के थ्रू क्या होगा, इस अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा प्लाज्मा आयोडाइड यहाँ से इसके अंदर पहुंच जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपटेक बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम अपटेक बोलते हैं। जैसे इसके अंदर चला जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आयोडाइड पेरोक्साइड के थ्रू क्या हो जाएगा, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये पेरोक्साइड मतलब इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, आई वाला हमारा कन्वर्ट हो गया I2 में, और जब ये हमारा ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम टायरोसिन के साथ करवा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। यानी कि टायरोसिन को हम आयोडीन के साथ करवाए तो इसको बोलेंगे आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। और जब हम यहाँ पे करवाते हैं तो यहाँ हमारा एंजाइम लगता है आयोडीनेज, और हमारी यहाँ पर एक चीज बनती है MIT या DIT, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर बनते हैं आयोडोटायरोसिन। क्या बनते हैं यहाँ पर हमारे, आयोडोटायरोसिन। अब फंडा क्या होता है कि जो हमारे आयोडोटायरोसिन बनते हैं ये हमारे बल्क फॉर्म में बनते हैं। बल्क मतलब जैसे यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये हमारे बहुत सारे एक साथ बनते हैं। तो जो हमारे आयोडोटायरोसिन है ये हमारे एक तरह से गुच्छे में या बल्क में पूरा बनते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है इसमें हमारी बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है MIT, एक हमारा होता है DIT। MIT बोले तो मोनो आयोडोटायरोसिन, यानी कि यहाँ पर हमारा एक आयोडोटायरोसिन प्रेजेंट होगा, ये आपको दिख रहा है मोनोटायरोसिन। दूसरा हमारा होता है डाई आयोडोटायरोसिन, इसमें हमारे दो आयोडोटायरोसिन प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और ये दोनों हमारे मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, पूरा हमारा थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर देखो तीन प्रोसेस आपको याद हो गई। पहला हमारा हुआ अपटेक, आयोडीन हमारा अंदर आया। दूसरा हमारा हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि आयोडीन पेरोक्साइड के साथ हमारा आयोडाइड से बन गया आयोडीन। अब हुई इसकी आयोडीनेशन, तो यहाँ पर टायरोसिन के साथ मिलकर हमारा क्या बन गया, थायरोग्लोबुलिन पूरा बन गया। और यहाँ पर हमारा एंजाइम क्या लगा, टायरोसिन आयोडीनेज लगा। जहाँ से आयोडीनेशन हुआ तो आयोडीनेज लग गया। अब जब हमारा ये बन जाता है तो अब हमको चाहिए T3 T4। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, यहाँ पर करवाते हैं इसकी प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। अब प्रोटीन क्या, देखो यहाँ पर आपको याद होगा ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन हमारा एक प्रोटीन का पार्ट होता है। तो ये हमारे एक तरह से पूरा का पूरा प्रोटीन वाला फंडा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्या कराएंगे, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब हम इसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन करवाते हैं ये हमारा T4 और T3 में जाके कन्वर्ट हो जाता है। अब समझो कहानी कैसे क्या हो रहा था। तो देखो T3 का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो T4 होता है इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। अब जो इसको T4 है इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टेट्रा आयोडो भी बोलते हैं। अब आपको कहानी कैसे समझनी, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है, मोनो आयोडो मतलब एक है यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर क्या है डाई आयोडो यानी कि दो है। अब जो हमारी ये T3 है इसमें क्या चाहिए, हमको 3 आयोडो चाहिए ना। तो यहाँ से एक हमारा ये मिलेगा MIT, एक हमारा मिलेगा DIT। और जब ये हमारे दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ से हमारा एक आया आयोडीन, यहाँ से हमारे दो आए, और दो और एक मिलकर क्या बनेगा 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब यहाँ की बात करते हो, यहाँ से हमारा DIT था। तो जब हमको यहाँ पे बनाना है T4 यानी कि टेट्रा वाला, तो यहाँ से हमारे दो DIT आते हैं और दो DIT मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ थायरोक्सिन बोल देते हैं। तो इस तरह हमारी ये चीज बनती है। अब इस केस में क्या होता है कि जो हमारा थायरोक्सिन है ये भी फर्दर हमारा क्या होता है, डी आयोडीनेशन होकर हमारा T3 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा था यहाँ पर T4 हमारा एक मेन हो गया। तो ये पूरा हमारा फंडा होता है यहाँ पर। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। नाम भी आपको याद होंगे, T3 बोले तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 बोले तो थायरोक्सिन। तो ये इस तरह से हमारा पूरा जो है आयोडीन वाला फंडा बनता है। यहाँ पर आपको इसका मतलब लिखा मिल जाएगा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ वगैरह का काम करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी साइकिलें चलेंगी। फिर हमारे बॉडी में ये हार्ट रेट को भी बढ़ाने का भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पूरे का पूरा फंडा हो गया। अब समझना है कि आखिर ये सब बढ़िया चल रहा था कि आखिर कमी क्या हुई जिसकी वजह से हमको ये ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ रही है। तो बेसिकली दो तरह की कमी होती है थायराइड हार्मोन्स में। अगर मान लो इसकी कमी हो गई, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, तो उस केस को हम यहाँ क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ थायराइड हार्मोन की कमी है, और जो थायराइड हार्मोन्स थे वो हमारे एक्चुअल में क्या कर रहे थे, हमारी ग्रोथ
ग्रोथ को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो अगर उनकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट, एनर्जी डाउन हो जाएगी, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये सारी बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा हमारा होता है एक्सेसिव सीक्रेशन। अब मान लो थायराइड हार्मोन हमारा अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उस केस को हम हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। हाइपर मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जब ये ज़्यादा निकलेगा तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा निकलेगा तो हमारी बॉडी में मतलब अनवांटेड ग्रोथ होगी, जगह जगह ग्रोथ होगी बेकार की, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये बेसिकली हमारे थायराइड हार्मोन्स के बारे में था। अब हमको बात करनी है इसके ड्रग्स के बारे में। तो इसके बेसिकली हमारे 4 ड्रग हैं। एक हमारा है एल-थायरोक्सिन, एक हमारा होता है एल-थायरोनिन। तो पहले बात करें एल-थायरोक्सिन के बारे में, तो ये हमारा सिंथेटिक वर्जन होता है थायरोक्सिन T4 का। यानी कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया T4, तो जब हमें मान लो इसकी जरूरत को कमी को पूरा करना है तो यहाँ पर इसका सिंथेटिक वर्जन है लीवोथायरोक्सिन, जिसको हम एल-थायरोक्सिन नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो यूज होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म में होता है। यानी कि जब हमारा थायराइड का लेवल जो बढ़ गया था, मतलब कम हो गया था, तो उस लेवल को बढ़ाने का काम कौन करेगा, हमारा एल-थायरोक्सिन। आपको इतना याद रखना है, जो हमारी ये थायरोक्सिन या थायरोनिन दोनों के दोनों ये बेसिकली हमारे एज अ थायराइड हार्मोन्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा हमारा था एल-थायरोनिन था। तो एल-थायरोनिन को हम लियोथायरोनिन नाम से भी जानते हैं। इधर लिवो था, इधर हमारा लियो था। तो ये हमारा सिंथेटिक वर्जन होता है T3 का, यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन का। और ये इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म की, यानी कि जब हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तब हम जो है इसका यूज करते हैं। तो ये 2 बेसिकली फंडे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए, हम इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मैकेनिज्म की अगर बेसिकली बात करें तो वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। चलो यही समझ लो क्या होता है कैसे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे एनालॉग हैं, इसको हम एनालॉग बोलेंगे क्योंकि ये हमारे थायराइड हार्मोन्स की तरह है। तो जो हमारा एल-थायरोक्सिन या जो हमारा एल-थायरोनिन है, दोनों का मैकेनिज्म यहाँ कॉमन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोनों का मैकेनिज्म क्या है कि ये हमारे क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट कर देंगे। तो अब एक और बात आती है कि आखिर इन्होंने इनको एक्टिवेट किया। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, आप लिख देना कि जो हमारे एल-थायरोक्सिन या जो एल-थायरोनिन होंगे, ये क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। और जब ये अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेंगे, पहली बात ये तो ग्रोथ करेंगे भाई, ऑब्वियसली बात है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि इनका काम ही क्या है, हमारी ग्रोथ करना। दूसरा क्या करते हैं कि ये हमारे हाइपोथैलेमस को जाके भी क्या करता है, स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब हमारा हाइपोथैलेमस जाके इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनको पता चल जाएगा कि कोई हमारी कमी है, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो हमारे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और उससे क्या होगा, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसकी रिलीज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखा जाए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमारा ये था, इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस को जाके इंक्रीज कर दिया कि भाई हमारे पास क्या है, कमी है। इसने क्या किया, TRH रिलीज किया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, इसने TSH रिलीज किया हमारा थायराइड ग्लैंड के पास, और इसने क्या किया, हमारी इसकी एक्टिविटी बढ़ा दी। और जब इसकी एक्टिविटी बढ़ी, हमारी ये प्रोडक्शन सारा सीन बढ़ गया, तो हमारा T4 T3 जैसे उनकी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी। और हमारे में जो कमी हो गई थी, यानी कि जो हमारा हाइपोथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन हो गई थी, वो हमारी फिर से क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इसी तरह बेसिकली हमारे जो थायराइड के हार्मोन्स थे वो अपना यहाँ पर काम शो करते हैं। एक ये डायरेक्टली ग्रोथ शो करते हैं, दूसरा ये हमारे हाइपोथैलेमस की पॉजिटिव फीडबैक की तरह क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, थायराइड के हमारे स्टिमुलेटिंग हो गए। अब हमारे 2 हार्मोन्स आते हैं यहाँ पर, प्रोपाइलथायोयूरेसिल और मेथिमाजोल। तो ये बेसिकली हमारे एंटी थायराइड वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन इनहिबिटर। अब डेफिनेशन की बात की जाए तो दीज आर दोज ड्रग विच इनहिबिट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। यानी कि जब हमारे केस में क्या हो गया, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, यानी कि जब हमारी बॉडी में क्या हो गया, थायराइड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इस एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा थायराइड का हार्मोन है, थायराइड की जो हमारी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, उस ओवर प्रोडक्शन को कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन वैसे बना रखी है कोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे जो ये है सिलेबस है, तो इसमें हमारे बेसिकली 2 ड्रग दिए गए हैं, एक प्रोपाइलथायोयूरेसिल है, एक हमारा मेथिमाजोल है। तो इनके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी पहली क्लास थी इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, वहाँ पर जो हमारे थायोमाइड्स थे, इन्हीं के अंदर ये दोनों हमारे ड्रग आ जाते हैं, प्रोपाइलथायोयूरेसिल और मेथिमाजोल। तो हमको बेसिकली जो है इसी का मैकेनिज्म समझना है। और मैंने कोलॉजी में भी सिर्फ इसी का समझाया था, और एग्जाम जो था कोलॉजी का उसमें भी सिर्फ इसी का, यानी कि थायोअमाइड्स का ही मैकेनिज्म आया था। ठीक है, तो बस यही हमारा कभी कभी किस्मत हो जाती है, जो पढ़ाओ वही आ जाता है, तो ये बच्चों के लिए काफी अच्छा हो जाता है। तो अब हम जो है इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो पहले देखा था बेसिकली, तो ये हमारे वो हार्मोन जो हमारी क्या करेंगे, थायराइड की सिंथेसिस को रोकने का काम करेंगे। तो अब हमको मैकेनिज्म समझना है, और ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे थायोमाइड्स, यानी कि इसमें हमारे प्रोपाइलथायोयूरेसिल ये वाला और मेथिमाजोल दोनों का ही मैकेनिज्म हम जो है एक साथ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये हमारे बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पेरोक्साइड के साथ जाके क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। अब पेरोक्साइड अगर आपको याद हो यहाँ पर, तो मैंने ये आपको बताया था, तो
तो यहाँ पर जो आयोडाइड हमारा अपटेक हो रहा था, अंदर आ रहा था फॉलिकुलर सेल में, तो ये यहाँ से हमारा आयोडीन में कन्वर्ट कब हो रहा था, हमारे इसी पेरोक्साइड एंजाइम की मदद से, यानी कि यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हमारी इसी पेरोक्साइड एंजाइम की मदद से हो रही थी। तो जो हमारे ये एंटी थायराइड वाले ड्रग्स हैं, इन्होंने क्या किया कि ये हमारे पेरोक्साइड के साथ जाके बाइंड हुए और इन्होंने इसकी ऑक्सीडेशन को रोक दिया। और जब इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे रुक जाएगी तो हमारा जो आयोडीन था वो हमारे यहाँ पर बनना बंद हो जाएगा। तो अब फिर से आपको कहानी क्या देखनी है कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा फंडा रुक गया। अब देखो यहाँ से हमारी आगे की जब कहानी रुकी गई है, यहाँ से पूरा फंडा हमारा रुक गया, तो अब क्या होगा, अब भाई आगे कहानी ऑटोमेटिक रुक गई। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि हमारा ना ही बनेगा यहाँ पर फर्दर टायरोस ये आयोडीन, ना ही हमारा बनेगा यहाँ थायरोग्लोबुलिन, और ना ही हमारा बनेगा T4 और T3। तो ये सारी चीज़ें हमारी रुक जाती हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारे जो थायराइड के हार्मोन्स थे उनकी कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारी कंडीशन में जो हाइपर थायराइडिज्म हो गया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाती है, हमारी आयोडीनेशन टायरोसिन की रुक जाती है, और जो हमारी कपलिंग थी, इस प्रोसेस को हम यहाँ कपलिंग बोलते हैं, जो हमारी ये थायरोग्लोबिन बन रहे थे कपल्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट थे, ये कपलिंग भी रुक जाएगी, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा T3 और T4 की सिंथेसिस और रिलीज भी रुक जाएगी, क्योंकि ये हमारी रिलीज यहाँ से हो रही थी ना, ये भी रुक जाएगी। तो ओवरऑल सारे के सारे काम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यही हमारा पूरा का पूरा फंडा होता है इसका। अब यूजेस देखा जाए तो दोनों के ही कॉमन यूज क्या है कि ये हमारे हाइपर थायराइडिज्म की तरह मतलब ट्रीट करने में यूज करते हैं उसको, जब हमारी बॉडी में थायराइड की क्या हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें जो आप जानते ही हैं, और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन, ये सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब हमको क्या करना है कि सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझना है, मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं, यूजेस हम समझ चुके हैं, सिर्फ हमको जो स्ट्रक्चर समझना है। तो यहाँ पर जो भी हमारे 4 ड्रग हैं, जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इन चारों का स्ट्रक्चर आपको जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा फंडा यहाँ से लेके यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सभी का रिप्लाई करने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।